बी योर ओन बॉस। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा मेन मोटिव है, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं किसी जॉब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के कुछ भी करना शुरू कर दो। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन जो मकसद है वो ये है, मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो पूछते हैं कि कुछ अर्निंग का सोर्स बताऊँ, कुछ तरीका बताएं कि जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें, हमारे को ये दिक्कत है या हमारे को प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ही बिहाफ पे, जो मैंने आज तक अपनी स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो मेरा प्रोसेस है वो मैंने कैसे किया, क्या किया, वो थोड़ा शेयर करूं, ताकि जैसे मैं आज अपने आप अपना काम कर रहा हूं, मैं कोई जॉब नहीं करता किसी के लिए, जो करता हूं अपने आप, मैं अपना खुद का काम करता हूं, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब, जो भी मैं करता हूं, तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, कुछ केस स्टडी भी आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि आप अपना खुद के बॉस कैसे बन सकते हो। किसी के नीचे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम कर रहे हो तो वो काम छोड़ दो। अगर आप, कुछ लोग मजबूरी में जॉब करते हैं, कुछ लोगों का पैशन होता है, तो जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। मगर मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि आप खुद भी अपने बॉस बन सकते हो। किसी के नीचे काम करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। वो सब चीज़ें क्या क्या होती हैं और वो कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं यही सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपना खुद का बॉस बनना है तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी या फिर नहीं होगी। बहुत से लोग होते हैं कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका उनको रिटर्न नहीं मिलता, नॉलेज नहीं होती है और कूद पड़ते हैं और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। जहाँ वो पैसे कमाने के चक्कर में गए थे वहीं उल्टा उनको पैसे गंवाने पड़ते हैं। सो गलत स्टेप ना उठा के, गलत डायरेक्शन पे ना जाके, आप पहले केस स्टडीज देखो, फील करो, एक्सपीरियंस देखो, उसके बाद ही आप कुछ स्टेप उठाओ। तो मैं आज के इस वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में होने वाला है। कुछ तो प्रैक्टिकल होगा, कुछ तो मैं आप केस स्टडीज दिखाऊंगा, कुछ आपसे बातों को शेयर करूंगा। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप एक राइट डायरेक्शन पे और राइट स्टेप उठाने की पोजीशन में जरूर होगे। सो हाय गाइस, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अगर आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हो या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के साथ भी कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। या फिर अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो, जॉब भी नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, आप कुछ काम करना चाहते हो तो क्या किया जाए। तो आज के टाइम पे सबसे ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। मैं कुछ ऐसी नई चीज़ आपको नहीं बताऊँगा कि जहाँ पर जाके आप एक्सपेरिमेंट करो और उसके बाद आपको कुछ ना मिले फिर आप परेशान हो जाओ। वही काम करो जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे आप लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जॉब का मुझे नहीं पता, कोई भरोसा नहीं होता कब है और कब नहीं है। मैंने भी अपने 13-14 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी टाइम जॉब करी है, मगर लास्ट 5 ईयर से मैं अपना खुद का ही काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ पेजेस की डिटेल बना के रखी हुई है। एक एक चीज़ मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ आप लोग कर सकते हैं अगर आपको अपने खुद का बॉस बनना है, ब्लॉगिंग करनी है या फिर एफिलिएट करना है। कि जो बहुत से लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन सी रहती है कि ये बहुत टफ प्रोसेस होगा, बहुत टेक्निकल चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी, वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। तो कुछ भी आपको यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने नोट करके रखा हुआ है, एक भी स्टेप मैं मिस नहीं करने वाला। मैंने इसीलिए राइट डाउन कर दिया एक एक चीज़ कि मुझे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो। तो बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट करके आप लोग कैसे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और जहाँ पे वो एडसेंस और एफिलिएट की हेल्प से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो पहले मैं कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लोग भी वो सब कुछ कर सकते हैं। पर उससे पहले चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन, इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। चलते हैं हमारे केस स्टडीज़ की तरफ, जहाँ पे मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, उनके ट्रैफिक के बारे में बताऊंगा। सो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ रही है अच्छीखबर.com, जो कि एक हिंदी का ही ब्लॉग है। मैं मोस्टली जितने भी ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ वो सारे हिंदी के ब्लॉग ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हिंदी के ब्लॉग में इतनी पोटेंशियल है, तो अगर आप इंग्लिश में या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में करना चाहो, किसी में भी कर सकते हो। हिंदी में आपको इतना खासा ट्रैफिक मिल रहा है तो इंग्लिश में सोच सकते हैं कि कितना ट्रैफिक मिल सकता है। तो ये पहली वेबसाइट है अच्छीखबर.com, जहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली इनका जो विजिट्स है वो 500 के, कभी 400 के, अभी भी लास्ट मंथ का अगर देखा जाए तो 388 के आसपास
इनका मंथली विजिट है, जिसमें कि इनकी वेबसाइट के अंदर कुछ एडसेंस की भी ऐड चल रही हैं। हो सकता है कि ये भी कुछ ना कुछ एफिलिएट करते हो, तो एडसेंस तो चल ही रही है और इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वेबसाइट कितना अर्न कर रही होगी। इसी तरीके से एक वेबसाइट और है ज्ञान पंडित के नाम से, जिसपे वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है 323 के ट्रैफिक जो आ रहा है मंथली इनका, और इसके ऊपर भी ये हिंदी ब्लॉग है और एडसेंस यहाँ पे अप्रूव्ड है और एडसेंस के थ्रू ही ये लोग भी अर्न कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक इन वेबसाइट्स के अंदर आ रहा है। उसके बाद एक वेबसाइट है deepavali.co.in, जिसमें मंथली ट्रैफिक आपको 469 के आ रहा है और इसमें भी एडसेंस के ऊपर ही अर्निंग हो रही होगी, पक्की बात है। किसी भी एक पोस्ट को हम क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एडसेंस की ऐड चल रही हैं, तो यहाँ पे एडसेंस के कोड लगे हुए हैं, एडसेंस से ये भी कमाई करते हैं। तो मोस्टली ब्लॉगिंग जो होती है वो एडसेंस से कमाई करते हैं लोग। और जैसे देख रहे हैं कुछ जो रिसेंट टॉपिक चल रहे हैं, तो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहे होते हैं उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और उसी से ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। इसी तरह से एक वेबसाइट और है यहाँ पे hindikidunia.com, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रैफिक की बात करें 771 के यहाँ पे मंथली ट्रैफिक आ रहे हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। एडसेंस अप्रूव्ड है और एडसेंस से ये भी अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद जो साइट आ रही है उसका नाम है hindimeaning.com और उस पर ट्रैफिक है 293 के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक है और इसमें भी एडसेंस अप्रूव है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट आ रही है hindisahayata.in, इसमें भी अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पे 571 के का ट्रैफिक आ रहा है और इसमें भी मेरे ख्याल से एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है इनको। और ये भी यहाँ पे आर्टिकल और ब्लॉगिंग करके, आर्टिकल पोस्ट करके, ब्लॉगिंग पोस्ट करके यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होंगे। उसके बाद एक वेबसाइट आ रही है makehindi.com, इसका भी अगर ट्रैफिक की बात करें 606 के ट्रैफिक मंथली है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी एडसेंस अप्रूव्ड अकाउंट है, एडसेंस अप्रूव ब्लॉग है, तो यहाँ पे भी ये एडसेंस से ही कमाई कर रहे हैं। उसके बाद जो वेबसाइट आ रही है यहाँ पे हिंदी में .net, तो अगर इसके ट्रैफिक की भी बात की जाए तो यहाँ पे इनके पास भी 676 के का ट्रैफिक है और ये भी एडसेंस जो है एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है, ये भी एडसेंस से ही यहाँ पे कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी सारी वेबसाइट दिखाई, सारी की सारी टोटली हिंदी में ब्लॉग करने वाली वेबसाइट्स हैं। हिंदी में इतना ट्रैफिक ले रहे हैं, हिंदी में यहाँ पे सब कुछ इनको मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंग्लिश में ब्लॉगिंग की जाए तो आप मल्टी कंट्री को टारगेट से कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हो और कितना ट्रैफिक ला सकते हो। बात सारी ये होती है कि आप कितने तरीके से काम कर रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, राइट डायरेक्शन पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं जो ब्लॉगिंग और एफिलिएट के बारे में बात करने वाला हूँ, ये मैंने उसका कुछ एग्जाम्पल दिखाए, कुछ साइट्स दिखाई जो कि ट्रैफिक लेके आ रही हैं। ये कुछ ही साइट्स हैं जो रैंडम मैंने सर्च करी, मुझे मिल गई और मैंने वो आपको दिखा दी। अब बात यहाँ आती है कि ब्लॉगिंग और एफिलिएट करना हो तो कैसे शुरुआत की जाए, तो वो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए मैं पूरा स्टेप कवर करूँगा। तो आप लोग को भी एक काम करना है, यहाँ पे आपको मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे होता है, अगर आपको भी ब्लॉगिंग और एफिलिएट करना है तो सबसे पहला टॉपिक आपके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इस वीडियो में जो है वो है नीच सिलेक्शन। नीच सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे है टॉपिक। आप किस टॉपिक के ऊपर सेलेक्टेड अपना ब्लॉग करना चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाहते हो। अब टॉपिक कैसे फाइंड करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मोस्टली लोगों की। लोग पूछते हैं सर हम कौन से टॉपिक के ऊपर काम करें जिसमें हमारे को अच्छे खासे पैसे मिल जाएं। तो मैं उनको सिर्फ एक ही आंसर करता हूँ जो कि मोस्टली लोग यही बोलते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको काम सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग खोल के बैठा हूँ, आप मेरे वेबसाइट में देख सकते हैं। मेरे ब्लॉग में मैं क्या करता हूँ, मुझे ब्लॉगिंग की नॉलेज है, मुझे वर्डप्रेस की नॉलेज है, एसईओ की नॉलेज है, एडसेंस की नॉलेज है, रिव्यू करता हूँ, मैं डील्स के बारे में बताता हूँ और मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बताता हूँ। मुझे जिन चीज़ों की नॉलेज है खाली मैं उसी फील्ड में और उसी कैटेगरी में काम करता हूँ। मैं हेल्थ में नहीं गया, मैं योगा में नहीं गया, मैं लैपटॉप रिव्यू में नहीं गया, मैं मोबाइल्स में नहीं गया। जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझसे किसी ने कभी कुछ पूछ लिया और मैं उस फील्ड का हूँ ही नहीं तो मेरे को कुछ उसका आंसर ही नहीं है। मैं किसी का जब सॉल्यूशन ही नहीं कर सकता, मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो मैं उस नीच में क्या कर रहा हूँ। तो मैं वही काम करूँगा। यानी कि आपको नीच सिलेक्शन कैसे करना है, आपको अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, आपको पहले ये जानना है कि आपके अंदर क्या खासियत है, आप किस चीज़ पे काम कर सकते हो। ट्रैवल में आपको खासियत है, घूमने का शौक है तो आप ट्रैवल ब्लॉग खोल सकते हो। अगर आप न्यूज़ ब्लॉग करना चाहो तो न्यूज़ वेबसाइट्स बना सकते हो। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज है तो हेल्थ का ब्लॉग कर सकते हो। अगर आपको गैजेट्स के बारे में नॉलेज है, लैपटॉप के बारे में नॉलेज है, स्मार्टफोन के बारे में नॉलेज है, उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो बहुत तरह के यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं।
तो आपके ऊपर है आपका इंटरेस्ट किस में है। और ये पक्की बात है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें अर्निंग के कुछ ना कुछ सोर्स तो जरूरी होंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो एडसेंस तो है ही, एडसेंस तो जिंदाबाद है। तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नीच का सिलेक्शन। अब वो बात आती है कि नीच का सिलेक्शन हम किस बिहाफ पे करें। यहाँ पे इस इमेज से आपको कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा। जैसे कि ये एक पैशन है, आपका पैशन जिस चीज़ में है आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, और ये भी देखना है कि उसमें प्रॉफिट है कि नहीं है, उसमें अर्निंग के सोर्स हैं कि नहीं है। अब प्रॉफिट और पैशन जब मिलता है तब ही एक बेस्ट नीच बनती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप टाइप राइटर के बारे में बात करोगे, जबकि आज के टाइम पे लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो कोई टाइप राइटर की बात क्यों ही करेगा। तो आपको भी ये चीज़ को सोचना है, ये नहीं कि आपने देख लिया नेट पे, थोड़ा रिसर्च किया, हाँ भाई ये तो ठीक है मैं भी इस पे काम करूँ। आपको ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले देखना है कि आपके अंदर किस चीज़ की नॉलेज है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा नेट पे रिसर्च करना है। और ये नहीं कि आपको खाली फॉर एग्जांपल मुझे ब्लॉगिंग की नॉलेज है, या फॉर एग्जांपल मुझे वर्डप्रेस की नॉलेज है, तो मैंने खाली वर्डप्रेस पे काम शुरू कर दिया। वर्डप्रेस भी चलो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इस पर भी बहुत कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर मुझे ये होना चाहिए कि वर्डप्रेस के साथ साथ किसका लिंक है। वर्डप्रेस के साथ कुछ रिव्यू मैं कर सकता हूँ, कुछ मैं प्लगइन्स के बारे में बता सकता हूँ, कुछ मैं थीम के बारे में बता सकता हूँ, कुछ मैं होस्टिंग के बारे में बता सकता हूँ, कुछ मैं उसमें अर्निंग कैसे करनी है उसके बारे में बता सकता हूँ। तो मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ कैटेगरी फाइंड करूँगा। जैसे कि ये मेरा आप नेविगेशन देख रहे हैं, ये मेरी कैटेगरी है, कैटेगरी ही मेरी नीच है, ये मेरी नीच है। ब्लॉगिंग मेरी नीच है, वर्डप्रेस, एसईओ, एडसेंस, मेक मनी, रिव्यू और डील, ये मेरी नीच है। मैं इन नीच के ऊपर ही काम करता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही आपकी नीच फाइंड करनी है, उस नीच से रिलेटेड सब नीच, सब कैटेगरी को भी फाइंड करना होगा, ताकि आप काम करने बैठो तो ऐसा ना हो कि आज आपने शौक में काम शुरू कर दिया और 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद आपके पास काम करने के लिए कुछ ना हो। आपको ऐसे टॉपिक फाइंड करने हैं, ऐसे नीच फाइंड करने हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म काम कर सको। सो इस तरीके से आपको काम करना होता है। आपको ऐसे ही नीच सेलेक्ट करनी है, ऐसे ही टॉपिक सेलेक्ट करने, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक सेलेक्ट करने कि आपके पास कंटेंट रहे, आपके पास टॉपिक रहे, आप ज़्यादा यूजर्स को एंगेज कर सको, ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन दे सको। और एक चीज़ मैं आपको और बोल देना चाहता हूँ, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप एफिलिएट कर रहे हो, सिंपल सा फंडा है। ब्लॉगिंग और एफिलिएट का सिंपल सा एक ही फंडा है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसका सॉल्यूशन देना, या फिर उनको राइट प्रोडक्ट चूज़ करने में उनकी हेल्प करना, उनको रिव्यू देना। रिव्यू आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक आप पैसे के चक्कर में खाली रिव्यू करो। आपको रिव्यू करना चाहिए उस बेस पे कि आपने उसको यूज़ किया हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों आपको शेयर करनी होती हैं, ताकि रिव्यू जो पढ़ रहा है यूज़र, उसको पूरा जेन्युइन सब कुछ फील हो और जेन्युइनिटी लेके ही वो आपके लिंक से एफिलिएट करे और उस एफिलिएट से आपकी इनकम हो। जब आप किसी की हेल्प करते हो या किसी को एक राइट डायरेक्शन देते हो, तो ही आप असली मायने में ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हो। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। जो आपका नीच है, नीच सिलेक्शन में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका नीच ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नीच सिलेक्शन ही होता है इस पूरे प्रोसेस में। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है? आपको सिर्फ इसके लिए एक काम करना होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे से रिसर्च करना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप टाइम का सही से इन्वेस्टमेंट कर पाए तो यहाँ पे आप सही में बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत अच्छे खासे पैसे छाप सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि हम टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम पैसे की ऐड चला देते हैं और सब काम कर लेंगे। मगर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपको प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता और आपने रिसर्च भी नहीं किया, बस आपने ऐड चला दी, तो आपके पैसे बिल्कुल डूब जाएंगे। मगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज है, आपने रिसर्च कर रखा है, आपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप कम से कम पैसे में भी एक अच्छी खासी वैल्यू जनरेट कर सकते हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। नीच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। साथ ही साथ रिसर्च एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्लॉगिंग और एफिलिएट करना चाहते हो तो। सो फ्रेंड, नीच सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डोमेन एंड होस्टिंग का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नीच सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग सिलेक्शन ही होता है। वो आप डोमेन कैसे सेलेक्ट करो और होस्टिंग कहाँ से आपको लेनी होती है। क्योंकि बहुत से यूज़र मैंने देखे हैं कि अच्छा कंटेंट भी लिखते हैं, अच्छे से सब कुछ किया, बिल्कुल ऑप्टिमाइज है सब कुछ, मगर फिर भी वो रैंक नहीं करा पाते क्योंकि उनकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं होती है। स्पीड अच्छी क्यों नहीं होती है? स्ट्रक्चर सही से नहीं बना पाते हैं वो लोग,
होस्टिंग की उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती है, इमेज को वो सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं करते। तो मैं इस पूरे वीडियो में पूरा डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ करके दिखाने वाला हूँ कि आपको आखिर करना क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डोमेन एंड होस्टिंग सिलेक्शन में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी आप डोमेन बाय करो, जिस भी कैटेगरी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस भी नीच के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपका जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, जो आपका मतलब कि पूरी वेबसाइट में आपका एक प्राइमरी कीवर्ड भी होते हैं, तो वो आपके डोमेन के अंदर जरूर आना चाहिए। और आपका डोमेन नेम काफ़ी बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना शॉर्ट से शॉर्ट डोमेन नेम हो विद कीवर्ड, वो आपके लिए सबसे बेस्ट डोमेन होता है। अब डोमेन सिलेक्शन के लिए आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, कुछ फ्री साइट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं उसका आपको नाम बता देना चाहता हूँ, लीन डोमेन सर्च, leandomainsearch.com के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रेसिपी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे रेसिपी डाला, तो यहाँ पे आपने रेसिपी डाला। अब रेसिपी से रिलेटेड जितने भी .com डोमेन अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे आपको बता देगा, जैसे मोबी रेसिपी, रेसिपी इवेंट रेसिपी, वेब ऑफिस रेसिपी, रेसिपी एजेंट, टेक्नो रेसिपी, विजिट रेसिपी। तो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको कुछ आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे आपके कीवर्ड भी आ जाते हैं और आपको एक अच्छा डोमेन का आइडिया मिल जाता है। तो ये बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसमें अपने कोई भी एक कीवर्ड जो आप जिस पे काम करना चाहते हैं वो डाल के यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें से जो सा आपको अच्छा लगे उस डोमेन को आप नोट डाउन करके रख लो। क्योंकि एज ए आप स्टार्टअप हो बिल्कुल, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, आपको जितना कम से कम हो सके मगर जो ज़रूरी है वो करना ही चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सस्ती होस्टिंग बाय कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल लोकल होस्टिंग होती है, जिनका ना तो सपोर्ट अच्छा होता है, ना तो सर्वर अच्छा होता है, ना ही सर्वर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है, और लोडिंग तो बिल्कुल ही बकवास होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अब तो भैया हमने डोमेन होस्टिंग तो खरीद लिया, हमारा पहला स्टेप तो हो गया, अब तो काम हम कर ही लेंगे। मगर ये सबसे बड़ी भूल होती है। आपने डोमेन अगर सेलेक्ट कर लिया है, नीच सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगाया है, इतना रिसर्च किया, इतना स्टडी किया है, तो एक ट्रस्टेबल होस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो एज अ बिगिनर। ये एक बहुत अच्छी होस्टिंग कंपनी है। वो क्यों अच्छी है मैं ये भी आपको बता सकता हूँ, मेरी बात पे मत जाओ, जो दिख रहा है सामने खाली उसको ही मानना चाहिए। यहाँ पे आप आएंगे, नीचे आप देख रहे हैं वर्डप्रेस, लाइटस्पीड, गूगल क्लाउड, जेटपैक और क्लाउडफ्लेयर। वर्डप्रेस इसके अंदर ऑफिशियली ये उसको सपोर्ट करता है, वर्डप्रेस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन करके देती है ये होस्टिंग। लाइटस्पीड यहाँ पे इनका कैसे यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड का इनका सर्वर है, जेटपैक इनके इनबिल्ट है, क्लाउडफ्लेयर CDN ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक सबसे कम से कम रेट में अगर मैं आपको बोलूँ, एक बिगिनर के लिए, एक स्टार्टअप के लिए, अगर आप एक स्टार्टिंग करने जाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का आपके पास प्लान नहीं है, कम से कम प्लान में आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से होस्टिंगर जो है बेस्ट चॉइस है आज के टाइम पे, जहाँ पे कि 79 पर मंथ से इनका प्लान स्टार्ट होता है। मगर मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन हमेशा ये रहेगी, वर्डप्रेस स्टार्टर की रहेगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेरे हिसाब से 40 रुपये का अंतर है, मगर ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है अगर देखा जाए तो इसमें प्रोवाइड की जाने वाली चीज़ों से। यहाँ पे एक वेबसाइट, यहाँ पे 100 वेबसाइट, चाहे आपने एक ही वेबसाइट को रन करना हो, मगर फिर भी आपको यही लेना चाहिए। इन फ्यूचर आपका कुछ प्लान बन जाए, किसी और कीवर्ड पे काम करना चाहते हो, किसी और नीच पे काम करना चाहते हो, कुछ और आपके मन में आइडिया आ जाए, उस टाइम पे आप पीछे नहीं हो सकते, गिव अप नहीं कर सकते। दोबारा से एक नई होस्टिंग लोगे, नया डोमेन लोगे, उस पर खर्च करोगे। अगर आपने ये ले रखा होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, तो आपको सिर्फ डोमेन लेना होगा और बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 GB है, यहाँ पे 20 GB है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 25,000 है। एक ही ईमेल यहाँ पे आपको खाली मिलेगी और यहाँ पे फ्री ईमेल्स हैं, जितने मर्जी आप ईमेल बनाना चाहो बना सकते हो। SSL यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको डोमेन फ्री तब मिलेगा अगर आप इनका 4 साल का प्लान लोगे, और यहाँ पे अगर आप 1 साल का भी प्लान लेते हो तब भी आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। बैंडविड्थ की भी यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 डेटाबेस ही आप खाली बना सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हो विद SSH एक्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कम आपका ये इस प्लान को लेकर चलना चाहिए। मगर फिर भी अगर आपका बिल्कुल ही लो प्लान है, तो आप लो बजट है, तो आप सिंगल वर्डप्रेस के साथ भी जा सकते हो। तो सबसे कम रेट में अगर आज के टाइम पे इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और इतनी सारी सर्विसेज मिल रही है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ होस्टिंगर ही एक ऐसी साइट है जहां से आप कम से कम रेट में इतने सारी फीचर्स और इतनी सारी वेबसाइट को मैनेज करने वाली होस्टिंग को बाय कर सकते हो। और बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट है, बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि आज की कोई कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। सो आप आंख बंद करके इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। इसको बाय करने के लिए सिंपली आपको ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आने के बाद इनका
इस तरह से कुछ प्लान है, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 48 मंथ। जितना ज़्यादा आप लोगे उतना आपकी सेविंग ज़्यादा होती है, कम से कम लोगे तो कम सेविंग होती है। मगर मेरे हिसाब से आप स्टार्टअप हो, बजट नहीं है, तो आप 1 साल के प्लान के साथ ही आप जाना चाहिए और आप जा भी सकते हो। तो यहाँ पे 3200 रुपये के आसपास इसका कॉस्ट आ जाती है। मगर यहाँ पे आप टेंशन मत लो, आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक हियर पे करना है क्लिक, और यहाँ पे मेरा कूपन कोड डालना है वेब टेक्निकल टिप्स। आप स्पेलिंग देख लेना, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, वेब टेक्निकल टिप्स आपको यहाँ पे डालना है और इस प्लस के बटन पे करना है क्लिक। आपको इंस्टेंट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 3016 रुपये की मात्र आपको ये होस्टिंग पड़ेगी, जिसमें आप 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे SSL आपको फ्री मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर की प्रोटेक्शन फ्री मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक डोमेन भी फ्री मिल रहा है। आप .com डोमेन यहाँ पे आप ले सकते हो। इतने सारे यहाँ पे डोमेन की लिस्ट है, कोई सा भी डोमेन इसमें से आप ले सकते हो। .com डोमेन जो भी आपने सर्च किया था वो यहाँ पे डालो और उसको क्लेम कर सकते हो। आपको डोमेन इस होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री मिलता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे ही क्लिक करके आप यहाँ पे इस डिस्काउंट को फ़ायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 3000 रुपये में ये होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें कि आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना। उसको करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक छोटी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी अगर आपको अर्निंग के बारे में सोचना है। इन्वेस्टमेंट करने को तो आप जितनी मर्जी कर लो, मगर एक कम से कम खर्चे में अर्निंग के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है। ये आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे ही क्लिक करके आपको आना है और यहाँ पे वेब टेक्निकल टिप्स कूपन को यूज़ करना है। देन आपको 3000 रुपये के अंदर डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, SSL भी फ्री मिल जाएगा, CDN भी फ्री मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को बहुत आराम से चला सकते हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे ये सब कुछ करने के बाद अब क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये सब कर लिया, आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो इसके बाद सिंपल सी बात है, जो भी आपने डोमेन लिया होगा उसको आपको थोड़ा टाइम का लगता है, सेटअप होने में टाइम लगता है। आप आधे घंटे या फिर 1-2 घंटे के बाद ट्राई करना। तब आप जब अपनी जो भी आपने डोमेन वगैरह सर्च किया होगा, उस डोमेन को आपको सिंपल यहाँ पे डालना है ब्राउजर पे और उसको सर्च करना है, तो कुछ इस तरह का आपका एक पेज आएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज है होस्टिंगर का। अब इसको कैसे चेंज करना है, अपना ब्लॉग का सेटअप कैसे करना है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको सिंपली अपने उस अकाउंट से लॉगिन करना है, hostinger.in पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है और आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जो कि अभी आपने अकाउंट बनाते के टाइम पे डाला था। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे आपकी होस्टिंग और यहाँ पे आपको आपका डोमेन दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको सेटअप करना है आपस में। डोमेन थोड़ा आपको वेरीफाई करना होता है, एड्रेस डालना होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद आपको मैनेज पे करना है, आपके होस्टिंग के मैनेज के ऊपर करना होता है आपको क्लिक। यहाँ पे आने के बाद आपकी पहली होस्टिंग होगी तो आपको वही बाय डिफॉल्ट दिख रही होगी, मगर मेरे इस अकाउंट के अंदर 2-3 डोमेन रन मैं कर रहा हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो में ये वाला डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, webtechnicaltips.online। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और अपने उस डोमेन को सेलेक्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे मैंने अपने उस डोमेन को सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, ये इसका एच पैनल है जहाँ पे आप डैशबोर्ड, प्लगइन्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनको देख सकते हैं। ईमेल वगैरह बनानी हो तो ईमेल यहाँ से आप बना सकते हो। डोमेन, सब डोमेन अगर आपको बनाने हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। वेबसाइट में यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जस्ट सिंगल क्लिक पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे फाइल मैनेजर, बैकअप, MySQL डाटाबेस, PHP माई एडमिन और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती है। ये इसका होस्टिंगर का अपना एच पैनल है। तो आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट्स में ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस का। यहाँ पे आपको HTTPS करना है, इसको HTTPS कर देना और यहाँ पे आने के बाद आपको ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना क्योंकि आपको आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो डायरेक्टरी पे आपको कोई फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा, जो भी यूज़र नेम आप रखना चाहो। तो यहाँ पे मैं एडमिन कर देता हूँ। आपको ये पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। एडमिन भी आप ना रख के कुछ अलग ही रखना, जो थोड़ा अलग हो। यूज़र नेम भी थोड़ा अलग होना चाहिए और पासवर्ड भी टोटली डिफरेंट होना चाहिए। मैंने बना दिया है। पासवर्ड थोड़ा आप देखना थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए, जो कि जल्दी कोई गैस ना कर सके। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका एक्सेस आपके पास हो, और टाइटल में आप जो डालना चाहो वो टाइटल आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आना है, आपको आपकी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज आप कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद आपको सिंपल इंस्टॉल के बटन पे करना है क्लिक। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे डोमेन हमारा लिखा हुआ आ गया है, webtechnicaltips.online के ऊपर वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक बार इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट पेज ये वाला आ रहा था, अभी मैं एक बार आपको क्लिक करके दोबारा दिखा देता हूँ।
अभी आप देख रहे हैं ये वर्डप्रेस की 2021 की जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जो पुराना पेज था वो यहाँ से अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो उस पर भी ये चढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो चुका है जस्ट सिंगल वन क्लिक के ऊपर। अब हमें वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन करना है, तो वो लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है डैशबोर्ड के ऊपर, सिंपल डैशबोर्ड पे ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये HTTPS एक्टिव होना चाहिए, अगर नहीं हो तो इसको एक्टिव कर देना। समटाइम ये एक्टिव नहीं होता। और यहाँ पे इस एडिट वेबसाइट के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन होने के लिए। एक तरीका तो लॉगिन करने का ये होता है, और दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको यहाँ पे लॉग आउट कर दो सिंपल, और सिंपल ये आ रहा है webtechnicaltips.online/wp-admin। ये आपके डोमेन नेम /wp-admin आपको डालना है। उसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपको अपना ईमेल, जहाँ पे आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। जब आपने अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था वो आप डालेंगे तो इस पैनल पे आप दोबारा से पहुँच जाएंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहाँ से हम सब कुछ करने वाले हैं, टोटली A to Z। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है स्क्रीन के ऑप्शन के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको हाइड कर देनी है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जितना क्लीन रखो उतना अच्छा है। और यहाँ पे आना है प्लगइन्स के ऊपर। आपको जितने एक्स्ट्रा प्लगइन यहाँ पे डले होंगे वो हटा देना है, जैसे कि ये वाला आप डिलीट कर दो, इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये भी आप डीएक्टिवेट कर दो, ये माइग्रेशन के टाइम पे काम करता है, बहुत अच्छा प्लगइन है, मगर अभी हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम प्लगइन के साथ हमको काम करना होता है, ज़्यादा फालतू प्लगइन हमारे को नहीं यूज़ करने होते, वरना हमारी साइट स्लो हो जाती है, लोड ज़्यादा पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की हमारे को नहीं है ज़रूरत, उसको हम हटा सकते हैं। ये भी हटा देते हैं और डिलीट। खाली यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे का जो हमारा प्लगइन है वो डला रहने देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सर्वर के साथ हमारे को मिला है। बाकी सब कुछ हम यहाँ से उड़ा देंगे। इसी के साथ हम थीम में जाएंगे, और थीम में भी जितनी फालतू थीम हमारे को दिखाई दे रही है उन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमारे को काम क्या करना है, वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब वर्डप्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, उसको हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको आपका साइट का टाइटल और टैगलाइन को डिफाइन करना होता है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट। सो यहाँ पे टाइटल डालने के बाद यहाँ पे अपनी टैगलाइन डालना चाहो तो टैगलाइन भी डाल सकते हो, जो भी आपको टैगलाइन लगती है आपके हिसाब से, कुछ पंचिंग टैगलाइन आप डाल सकते हो। और आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अगर मेरे जैसे यहाँ पे अभी SSL एक्टिवेट नहीं कर रखा मैंने, सिंपल मैं आया आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मैंने आपको दिखा दिया। आपको SSL पहले एक्टिवेट करना होगा, वहीं बैकएंड में उसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे SSL का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आके आप इसका सेटअप कर सकते हो, ये फ्री होता है, मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सपोर्ट में भी सीधा बात कर सकते हो, यहाँ पे हेल्प सपोर्ट में जाके बात कर सकते हो। ये SSL आपको अपने आप एक्टिवेट करके दे देंगे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। अब बात आती है यहाँ पे, आपको अगर SSL एक्टिवेट है तो आप यहाँ पे S डाल देना और यहाँ पे भी S लगा देना, और इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देना। मगर अगर SSL एक्टिवेट नहीं है तब यहाँ पे आपको S नहीं लगाना होता, सिंपल आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे राइटिंग में कुछ नहीं करना होता, रीडिंग में करना होता है। मगर रीडिंग में अभी कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा, अभी आगे जाके ट्यूटोरियल में आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे आके आपको मैं दिखा दूंगा कि रीडिंग में भी आपको चेंज करना होता है। यहाँ पे आपको स्टैटिक पेज होम सेलेक्ट करना होता है और पोस्ट में ब्लॉग का पेज सेलेक्ट करना होता है। मगर अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप योर लेटेस्ट पोस्ट को भी छोड़ सकते हो, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो हमारा काम आता है परमा लिंक्स के ऊपर आता है। परमा लिंक्स के ऊपर आपको ये पोस्ट नेम वाला टैब जो होता है इसको सेलेक्ट करके इसको सेव करना होता है, क्योंकि यही सबसे SEO फ्रेंडली स्ट्रक्चर है, URL है, स्लग है, जो कि मोस्टली सर्च इंजन प्रेफर करते हैं। सो ये सब करने के बाद अभी आपकी वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग होती है वो डन हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर थीम को इंस्टॉल करना होता है। वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं थीम के, प्लगइन के, जिसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफाई कर सकते हो, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन होस्टिंग के सिलेक्शन के बाद एक थीम जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी थीम कैसी है, थीम आपकी जितनी लाइट वेट थीम होगी उतनी वेबसाइट आपकी जल्दी खुलेगी, और आपका जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन रहेगा वो अच्छा रहेगा, और एंगेजमेंट भी अच्छा रहेगा, और गूगल भी उसको पसंद करता है। तो आपको अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है। फ्री थीम यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, ये प्रीमियम थीम है, आप इसका फ्री वर्जन भी और पेड वर्जन भी बाय करना चाहो तो कर सकते हो। फ्री में भी आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो, इसके लिए मेरे ख्याल से आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रो ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप फ्री से इसके प्रो वर्जन पे जा सकते हो। फ्री में भी आप इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको सिंपल आना है, सर्च करना है जनरेट प्रेस। पहली थीम आ रही है ये वाली जनरेट प्रेस। आपको इसको इंस्टॉल बटन पे करना है क्लिक, एक्टिवेट करना होता है इंस्टॉल के बाद आपको। अभी ये जो पुरानी वाली थीम थी इसको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं होती। ये कर दिया आपने। अब एक बार आप जरा अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में खोल लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है इस वेबसाइट का। और अगर मैं इसको यहाँ पे GT मैट्रिक्स पे सर्च करके देखूँ कि इसका जो स्कोर आ रहा है वो कैसा आ रहा है थीम डलने के बाद, तो यहाँ पे फटाफट से इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट का स्पीड वगैरह का जो भी इशू रहता है सब कुछ सर्च कर सकते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका स्कोर है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है आपकी वेबसाइट अगर यूज़र खोलता है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे A ग्रेड दिया है इसको GT मैट्रिक्स ने, 97% परफॉर्मेंस, 96% स्ट्रक्चर। अभी कुछ भी नहीं है हमारी थीम में और ये अभी हमारी वेबसाइट जो है 1.2 सेकंड के अंदर खुल जाती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई खोलता है तो 1.2 सेकंड के अंदर खुल जाएगी। तो कितनी लाइट वेट थीम है आपको मैं ये दिखाना चाहता था। थीम इंस्टॉल होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लगइन्स का, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस अपने आप में एक ब्लॉग है। अगर आपने इसको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको इसके लिए एक वूकॉमर्स प्लगइन को यूज़ करना होता है, जिस प्लगइन की हेल्प से ये ई-कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से बड़े सारे अलग अलग तरह के प्लगइन आते हैं, जैसे कि एसईओ अगर आपको करना है तो योस्ट, रैंक मैथ, इस तरह के कुछ प्लगइन है जो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। किसी के लीड कैप्चर करने, किसी की कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको डालना है तो आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, आप वो खाली इंस्टॉल करेंगे, उसका शॉर्ट कोड डालेंगे, एक फॉर्म बन जाएगा। आप वहाँ पे यूज़र का नाम, ईमेल आईडी वगैरह लेके सबमिट करवा सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। इसी तरह से आप यूज़फुल प्लगइन को यूज़ करके अपनी ब्लॉगिंग और अपनी एफिलिएट जर्नी को ईजी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं यूज़ करना होता। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना काम का प्लगइन है सिर्फ वो यूज़ करो, और भी कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जितना कम से कम आप अपने लोड डालोगे उतना ही आपकी वेबसाइट फास्ट खुलेगी, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बना रखी है प्लगइन्स की, जो कि इंपॉर्टेंट प्लगइन है, होने ही चाहिए हर वेबसाइट के अंदर। तो आप भी इनको इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी लिस्ट बना दूंगा प्लगइन्स की जो जो होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ 7-8 प्लगइन है जो कि होने ही चाहिए हर वेबसाइट के अंदर, तो वो आप डाल लेना, बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। पहला प्लगइन एसईओ के लिए है, जिसमें कि आप योस्ट या फिर रैंक मैथ को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्लगइन है सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए वर्डफेंस एक प्लगइन है जो कि बहुत ही अच्छा प्लगइन है सिक्योरिटी के मामले में। थर्ड प्लगइन है स्पीड के लिए, आप WP रॉकेट को यूज़ कर सकते हो। ये एक पेड प्लगइन है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग कर सकते हो बिना इसके। इन फ्यूचर आपको लगे हाँ बहुत सारे पोस्ट हो गए हैं, आप ट्रैफिक भी आने लगे, अर्निंग भी हो गई है, तब आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जरूर कर सकते हो। उस टाइम पे आपके थोड़ी काम आएगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट भी पुरानी होगी, लोड भी उसका बढ़ सकता है, इमेजेस भी काफ़ी सारी होंगी आपकी वेबसाइट के अंदर। तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहता है। एक अगर प्रो ब्लॉगर बनना है, अर्निंग के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। खाली आप अर्निंग के बारे में सोचो और इन्वेस्टमेंट ना करने के बारे में सोचो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इमेजेस से मुझे याद आया कि आपको जितनी भी इमेजेस यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, चाहे वो होम पेज में हो, चाहे वो किसी ब्लॉग आर्टिकल में हो, ऑप्टिमाइज करके ही इमेजेस को यूज़ करना। जितनी लाइट वेट इमेजेस होंगी उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए, आपके आर्टिकल के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात आती है प्लगइन की एलिमेंटर की, जो कि आपके ब्लॉग के डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, मैं अपनी वेबसाइट खोल के एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप मेरी यहाँ पे साइट देख रहे हैं, ये मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com, जिसमें आप देख रहे हैं ये सारे सेक्शन हो गए, ये पोस्ट हो गया, या फिर बाद में ये वाला सेक्शन हो गया, कुछ डील्स हो गई, बैनर हो गए, या फिर फुटर हो गया। ये मैंने एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से बनाया है, जो कि आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्लगइन फ्री भी है और पेड भी है। आप इसके फ्री प्लगइन यूज़ करके बहुत कुछ कर सकते हो। पेड वर्जन में कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी, जैसे कुछ पॉपअप्स हो गए, जैसे ये देख रहे हो आप, मैंने स्क्रॉल किया था ऊपर थोड़ा करके आया हूँ तो ये वाला पॉपअप आ गया यहाँ पे। इस तरह के कुछ लीड कैप्चर करने के लिए, कुछ एडवांस प्रो ब्लॉगर बनने के लिए कुछ इसके प्रो वर्जन को यूज़ कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग आप फ्री से भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी बात आ जाती है यहाँ पे लीड कैप्चर करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर WP फॉर्म के नाम से एक फॉर्म प्लगइन आता है, जो कि बहुत फेमस प्लगइन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद एक प्लगइन आता है सोशल शेयरिंग के लिए, सोशल स्नैप।
जो कि फ्री भी है और पेड भी है, आप फ्री यूज़ करके काम कर सकते हो। उसके बाद एक प्लगइन आता है पुश नोटिफिकेशन। ये मैंने वेबसाइट ओपन की थी तो आपने देखा था यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया था। ये पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन। इससे क्या रहता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई यूज़र आ रहा है, तो अगर उसने सब्सक्राइब कर लिया एक बार, तो इन फ्यूचर आप जो भी कोई पोस्ट डालोगे उसके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपका जो सब्सक्राइबर होगा, अगर उसने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो वो क्लिक करके आपकी आर्टिकल पे आ सकता है। तो आपकी वेबसाइट पे इंडायरेक्टली एक ट्रैफिक आ जाता है, बिना सर्च इंजन में रैंक हुए भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है। उसके बाद एक प्लगइन है क्लासिक एडिटर। वर्डप्रेस का जो नया अपडेट आया है उसके बाद कुछ उसमें चेंजेस हो गए हैं, जो कि कुछ लोगों को उसके ब्लॉक वगैरह समझ नहीं आते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो पुराने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, जिसमें उनको सिंपल से तरीके से एडिटर टाइप चाहिए होता है, जिसमें कुछ बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, टेक्स्ट लिखना हो, अंडरलाइन करना हो, कुछ हेडिंग्स बनानी हो, सब हेडिंग बनानी हो, बुलेट बनानी हो, तो उसमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो आप क्लासिक एडिटर का यूज़ कर सकते हो, एल्स आप नॉर्मल पे भी काम कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो थे थीम और प्लगइन की बात। कुछ प्लगइन है जो मैंने आपको बताया है, मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे अभी आगे ट्यूटोरियल बनाने में हेल्प करेगा मेरी। तो मैं फटाफट से वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो भी मैंने कुछ यूजफुल प्लगइन थे जो मेरे को चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए, जैसे कि योस्ट का हो गया, एलिमेंटर हो गया, क्लासिक एडिटर हो गया। ये बेसिक से कुछ थे जो मेरे को भी आपको ट्यूटोरियल बनाने में हेल्प करेंगे, तो मैंने प्लगइन डाल दिए। अब प्लगइन के बाद जो बारी आती है, कुछ यूजफुल पेजेस बनाने होते हैं हमारे को अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि होम का हो गया, अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, एफिलिएट डिस्क्लोजर हो गया। इस तरीके से कुछ पेजेस होते हैं जो हमारे को बनाने जरूरी होते हैं। कुछ अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज के पेजेस बनाने बहुत जरूरी होते हैं, तभी वो अप्रूवल देते हैं एडसेंस का, उसके बिना वो अप्रूवल नहीं देते। अगर आप एफिलिएट भी करते हो तो एफिलिएट में भी आपको एफिलिएट डिस्क्लोजर का एक पेज बनाना पड़ता है। तो ये कुछ पेज फटाफट से बना लेते हैं। पेजेस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल के ऊपर पूरे वर्डप्रेस के ऊपर बिगिनर टू एडवांस पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है। ये रहा वो मेरा ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस, जिसमें कि लगभग 8000 के आसपास व्यू भी होने वाले हैं। 5 महीने पहले करीब मैंने बनाया था। पूरा मैंने डिटेल में बताया वर्डप्रेस के एक एक सेक्शन के बारे में, कैसे क्या होता है, ये सारे सेक्शन के बारे में, पूरी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे वर्डप्रेस की दिख रही सबके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। तो मैं डिटेल में दोबारा नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो और नॉलेज लेना चाहते हो मेरी बाकी वीडियो देख के भी ले सकते हो। तो आपको अगर वर्डप्रेस के बारे में सीखना है, नॉलेज चाहिए, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। मैं ऊपर यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा आई बटन में, और आप वीडियो में जाके चैनल पे जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे पेजेस बनाने के लिए आपको पेजेस पे आना है, ऐड न्यू के पेजेस पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको सिंपल करना है, यहाँ पे होम, इसको पब्लिश, अपडेट। उसी तरह से आपको एक और पेज बनाना है, यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको करना है यहाँ पे अबाउट अस। इसी तरीके से यहाँ पे अबाउट अस का पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली अबाउट अस लिखना है, इसको पब्लिश करना है, अपडेट करना है यहाँ पे, और ऐड न्यू के बटन पे करना है हमारे को यहाँ पे क्लिक। और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट अस, और सिंपल इसको पब्लिश, और यहाँ पे इसको करना है आपको अपडेट। तो यहाँ पे हमारे होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस 3 पेज बना दिए। प्राइवेसी पॉलिसी का इनका बाय डिफॉल्ट पेज होता है, उसको एक बार क्विक एडिट करके फटाफट से मैं क्विक एडिट करके इसको पब्लिश कर देता हूँ एज अ ड्राफ्ट से पब्लिश। तो ये हमारे यहाँ पे 4-5 पेज बन चुके हैं, जिनकी हमारे को जरूरत पड़ेगी हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। पेजेस बनाने के बाद कैटेगरी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने अपनी वेबसाइट पे कुछ कैटेगरी बना रखी है, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, एसईओ, एडसेंस, मेक मनी ऑनलाइन, रिव्यू, डील, जिनको कि मैंने अपने मेन्यू में कॉल करा रखा है। मैं इन कैटेगरी पे काम करता हूँ। जब भी कोई इन कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेगा, कोई ब्लॉगिंग पे क्लिक करेगा, तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरे सारे पोस्ट दिख जाएंगे। तो हमें हमेशा हमारी जो कैटेगरीज होती हैं उनको मेन्यू में कॉल कराना होता है। तो कैटेगरी कॉल कराने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे आना है, कैटेगरी के बटन पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कैटेगरी बनाना चाहो तो इस तरीके से कैटेगरी बना सकते हो। जैसे कि मैं अगर अपना केस लेके ही चलूँ, अगर मैं अपनी वेबसाइट को लेके ही चलूँ, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, एसईओ, इनको लेके ही चलूँ, तो ब्लॉगिंग, स्लग में भी सेम आपको पेस्ट करना है, ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरीके से मैं एसईओ, स्लग, ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरीके से मैं करना चाहूँ एडसेंस, पेस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरीके से मैं करना चाहूँ वर्डप्रेस, स्लग, ऐड न्यू। इसी तरीके से मैं करना चाहूँ रिव्यू, स्लग, ऐड न्यू कैटेगरी। एंड इसी तरीके से मैं डील्स, कॉपी, पेस्ट,
और ऐड न्यू कैटेगरी। ये मैंने कुछ 4-5 कैटेगरी बना दी है। तो ये मैंने 4 कैटेगरी बना दी, 4-5 कैटेगरी बना दी जिनको मैं अपने मेन्यू में कॉल कराऊंगा। अब मुझे मेन्यू बनाने हैं, तो मेन्यू कैसे बनते हैं वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा ये पेज था, अभी इस तरीके से कुछ हमारा पेज दिख रहा है। हमारे मेन्यू में यहाँ पे सिंपल मैंने जो पेज बनाए हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए, सिंपल पेज, प्राइवेसी, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, बेसिक सा जो होता है। अभी मैं चाहता हूँ मेरे मेन्यू यहाँ पे दिखे और इसका थोड़ा हम डिज़ाइन वगैरह देखेंगे उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जाते हैं, यहाँ पे हम अपने अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे हमें अपने मेन्यू को कॉल कराना है। तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता, तो मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव, इसको भी यहाँ से रिमूव, इसको भी यहाँ से रिमूव एंड इसको भी यहाँ से रिमूव। जितने भी पेजेस हैं मुझे यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पे मुझे कैटेगरी पे व्यू ऑल पे करना है क्लिक, और जितने भी मैंने कैटेगरी बनाई, एडसेंस, ब्लॉगिंग, डील, रिव्यू, एसईओ, वर्डप्रेस, ऐड टू मेन्यू, और इसको सिंपल मुझे यहाँ पे कर देना है क्रिएट मेन्यू, उस पर कर देना है मुझे क्लिक। यहाँ से मुझे इसको प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करना है और सेव के मेन्यू पे करना है क्लिक। ये होने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल रिफ्रेश करूँगा। अब देख रहे हैं एडसेंस, ब्लॉगिंग, डील, रिव्यू, एसईओ, वर्डप्रेस, ये मेरे मेन्यू पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप मेन्यू कॉल करा सकते हैं। इसी तरीके से आप टॉप मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू जो होते हैं, फुटर के मेन्यू जो होते हैं, उनको भी कॉल करा सकते हैं। अब इसकी कुछ सेटिंग होती है, एक बार थोड़ा उसकी सेटिंग पे भी जाके देख लेते हैं। सेटिंग पे जाने के लिए आपको सिंपल जनरेट प्रेस के ऊपर यहाँ पे आना। अब इसकी कुछ सेटिंग भी होती है जनरेट प्रेस की, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मगर ये आपको इसके प्रो वर्जन में ही मिलेंगी, फ्री में आप इनका एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो प्रो वर्जन के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। जब वो बाय कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन की डालनी पड़ेगी, देन ये सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको प्रो वर्जन भी लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप प्रो वर्जन बाय करके भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी फ्री में अच्छे से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे इसकी थीम में कस्टमाइज में हम जाएंगे, थोड़ी सेटिंग वेटिंग देखेंगे, इसको सेट करेंगे। सो यहाँ पे आने के बाद इसकी सारी मेन सेटिंग होती है थीम की, जो भी आपको करनी होती है। जैसे कि साइट आइडेंटिटी पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे साइट टाइटल जो कि यहाँ पे आ रहा है, आप इसको अगर हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप यहाँ पे अपना जो आपका ये टैग लाइन है जो कि अभी हाइड हो रखा है, इसको आप एनेबल करना चाहो तो एनेबल भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो फिर एक काम करना चाहिए, आपको टाइटल को ही यहाँ पे कॉल करा सकते हो, या फिर अगर आपका कोई लोगो है तो उसको सिंपल एज अ जेपेग फाइल में आपको सेव करना है, अपना एक लोगो बनाना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और साथ में आपका साइट का आइकन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एच बना हुआ आ रहा है, ये वाला आइकन बना हुआ है मेरी वेबसाइट का WTT, और यहाँ पे जो एच है ये साइट आइकन होता है। अभी हमारे में क्या आ रहा है, हमारे में कोई आइकन बना हुआ नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे एक आइकन भी अपलोड करना होता है जो कि 512 बाय 512 बाय का होना चाहिए पिक्सल्स में, आपको वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। और लोगो अगर आप अपलोड करना चाहो तो लोगो भी अपलोड यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद ये हट जाएगा, फिर आपका लोगो ही यहाँ पे दिखाई देगा, आपका जो टाइटल है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो लेआउट में। लेआउट में आपके जो कंटेनर होता है, ये जो कंटेनर है इसको आप सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। जैसे 1200 पिक्सल पे अभी कम करना है, ज़्यादा करना है, जैसे कम में करना हो कम कर सकते हो, बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो ठीक होती है वैसे। इसी तरीके से कंटेनर का लेआउट होता है वो सेपरेट होना चाहिए, या फिर वन कंटेनर रखना चाहते हो, जैसे कि अभी पूरा मिक्स हो जाएगा ये, अगर आप इसको सेपरेट दिखाना चाहते हो तो ऐसे डिवाइड बीच में हो जाएगा, ये सेपरेट टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हेडर्स के ऑप्शन आते हैं। हेडर में आप किस तरह से रखना चाहते हो, जो करंट है वो ठीक है, या फिर आप कुछ क्लासिक करना चाहते हो जिसमें कुछ इस तरीके से हो जाता है। और नेविगेशन बिफोर, नेविगेशन आफ्टर, अब यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको जो आपका नेविगेशन है वो किस तरह से दिखाना है, पहले दिखाना है या बाद में दिखाना है। इसको सेंटर भी कर सकते हो आप, और इसको यहाँ से लेफ़्ट करना चाहो लेफ़्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, प्राइमरी नेविगेशन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट, आपको जो रखना हो आप रख सकते हो। इसको आप चाहो तो बिलो हेडर, अबव हेडर, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, ये सब कर सकते हो। होवर में उसका क्या रहेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ड्रॉप डाउन की डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट साइड में खुलेगा लेफ्ट साइड में खुलेगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसी तरीके से साइड बार्स का ऑप्शन होता है, पहले कंटेंट फिर साइड बार आएगा, या फिर आप चाहते हो पहले साइड बार आए फिर कंटेंट आएगा, यहाँ से आप वो सब चीज़ें सेट कर सकते हो। फुटर का क्या रहेगा, यहाँ पे आपका फुटर का जो ये ऑप्शन होता है इसके बारे में है। ये फुटर विजेट कितनी दिखानी है, 3 दिखानी है, 2 दिखानी है, या फिर नहीं दिखानी है, वो सेट कर सकते हो आप यहाँ से।
बैक टू टॉप का बटन डिसेबल, आप इसको अनेबल करना चाहो तो यहाँ से अनेबल कर सकते हो। जैसे ये ऑप्शन आ रहा है, ये बैक टू टॉप का यहाँ पे एक बटन आ जाएगा इसको अनेबल करने के बाद। इसी तरीके से कलर्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है, नेविगेशन कलर का क्या है करंट, ये इस तरीके से है। आप इसको चेंज करना चाहो, डिफ़ॉल्ट करना चाहो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, या फिर क्लासिक कर दो, क्लासिक थोड़ा बेटर लगता है, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद, प्राइमरी नेविगेशन में आने के बाद इसको हम कर सकते हैं थोड़ा बिलो हेडर, इस तरीके से देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको ये। आप इसको यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, और जो नेविगेशन का ड्रॉप डाउन है उसको भी यहाँ से आप सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। और सर्च बार को अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे आपको सर्च बार दिखने लग जाएगा, आप क्लिक करेगा तो कोई इस तरीके से सर्च बार ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने जो लोगो है इसको भी सेंटर में सेट करना चाहो तो सेंटर में सेट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको सेंटर में कर सकते हो। यहाँ पे नेविगेशन आफ्टर सेंटर करोगे, यहाँ पे सेंटर में आपका लोगो आ जाएगा, और आपके यहाँ पे जितने भी मेन्यू होंगे, मेन्यू भी इस तरह से आपको दिखने लग जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाते हैं। मैं आपको जितना बताऊँगा डिटेल में, जितना बता सकता हूँ बता रहा हूँ, मगर सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि मैं भी इस ट्यूटोरियल में कवर कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें आपको खुद अपने आप R&D करना पड़ेगा, आपको इसका रिसर्च करना पड़ेगा। जितना आप इसमें अंदर घुसने की कोशिश करोगे उतना ही सीखोगे। अगर आप सोचोगे कि बस मुझे यहाँ से सीखने को मिल गया, फटाफट मैं इसको अप्लाई करता हूँ, काम खत्म, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको जितना मैं बता रहा हूँ वो तो पता होना ही चाहिए। जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं या नहीं बताई हैं वो वहाँ भी आपको क्लिक करके चेक करना चाहिए, जाके एक चीज़ देखनी चाहिए। जैसे कि कलर है, टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी में क्या क्या है सब कुछ आप पढ़ सकते हो। हेडिंग 1 H2 H3 सब कुछ आ रहा है, उसकी स्टाइल दे रखे हैं, कलर दे रखे हैं, सब कुछ आपको अपने आप सेट करना चाहिए। जैसे विजेट है, विजेट में यहाँ पे राइट बार है, हेडर है, फुटर 1 2 3 4 5, फुटर बार, टॉप बार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आपको इनको जाके एक्सप्लोर करना होगा, सीखना होगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। एडिशनल CSS का यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपको कुछ एडिशनल कुछ CSS लिखनी है आप CSS लिख सकते हो। अगर आपको CSS या फिर HTML की नॉलेज है तो आपके लिए ये है एक सेक्शन। आप यहाँ पे CSS लिख के अपने आप से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को कर सकते हो, इमेजेस को कॉल करा सकते हो, बैकग्राउंड कॉल करा सकते हो, जो कि आपको प्रो वर्जन में मिलता है या फ्री वर्जन में नहीं मिलता। इसी तरीके से फुटर में जैसे आप ये देख रहे हो बिल्ड विद जनरेट प्रेस लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको एडिट करना चाहो नहीं कर सकते। प्रो होता तो यहाँ पे एडिट करके अपना जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये थोड़ा वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, फ्री में, पेड में नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी जो थीम है उसको कस्टमाइज़ करना चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे राइट साइड बार वाली है, ये हमारा राइट साइड बार वाला सेक्शन है, इसमें सर्च आ रहा है, रिसेंट पोस्ट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सर्च ना दिखे क्योंकि मैंने मेन्यू में कॉल करा लिया। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, यहाँ से मेरा हट जाएगा। रिसेंट पोस्ट मैं रखना चाहता हूँ, रिसेंट कमेंट मुझे क्या करना दिखाएगा किसी को, तो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, कमेंट भी मेरा यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ मेरा रिसेंट पोस्ट यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपनी थीम को। थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, अच्छे से लर्न करने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, हमारे यहाँ पे हो चुका है इसका सेटअप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट योर फर्स्ट पोस्ट। अपना फर्स्ट आर्टिकल कैसे लिखे, फर्स्ट पोस्ट कैसे लिखे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपल पोस्ट में आना होता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके ही चलता हूँ। मेरी वेबसाइट पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे पोस्ट जैसे डला हुआ है एलिमेंटल रिव्यू का। अब ये एक रिव्यू है, ये कैटेगरी रिव्यू कैटेगरी के अंदर मेरा ये पोस्ट आएगा। इसी तरीके से आपकी जो कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी पे, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, आपको उस कैटेगरी के अंदर उसको ऐड करना होगा। वो कैसे ऐड करते हैं वो बताता हूँ। एक पोस्ट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आने एक बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड का होता है, इसको आप ट्रैश कर देना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पे करना है। आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, आपका जो भी टाइटल है आप उस टाइटल को यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल है एलिमेंटल रिव्यू इज़ इट रियली नंबर 1 वर्डप्रेस पेज बिल्डर 2021। तो ये मेरा कुछ मैंने टाइप करके रखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे, वो मैं फटाफट यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा टाइटल है, टाइटल को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होता है। और ये एडिट विद एलिमेंटर इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पे डाल रखा है। अगर मुझे कुछ HTML से प्ले करना है, कुछ ब्यूटीफाई करना है, सिंपल एक आर्टिकल नहीं है, कुछ उसमें डिज़ाइन दिखाना है, तो मैं एलिमेंटर का यूज़ करूँगा। अगर आप मेरे एलिमेंटर की ट्यूटोरियल कुछ देखना चाहते हो तो मैंने अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे जिसमें मैंने एलिमेंटर का यूज़ किया। जैसे कि ये पॉपअप के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, ये वाला ट्यूटोरियल मैंने एलिमेंटर के ऊपर बनाया हुआ है। एंड ये पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हो वो मैंने पूरी एलिमेंटर के ऊपर बना रखी है, आप ये भी देख सकते हो।
एंड एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वेबसाइट अगर बनानी है वो कैसे बनाते हैं वो भी मैंने एलिमेंटर के ऊपर बना रखा है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं अपने चैनल के ऊपर। ये वाला मेरा एलिमेंटर के ऊपर है एंड ये वाली वेबसाइट मेरी जिसमें कि 200K व्यू हो चुके हैं, ये मेरा एलिमेंटर के ऊपर है। तो आप देखना चाहो मेरे चैनल पे आके देख सकते हो कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करती हैं। आपको थोड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं वो पोस्ट का जो कंटेंट है वो डाल देता हूँ और उसमें मैंने क्या क्या किया है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो मैं फटाफट से टेक्स्ट की एंट्री कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया है और जो मेरा पूरा कंटेंट है वो मैंने डाल दिया है। अब मुझे एक काम करना है, यहाँ पे इसको कैटेगरी डिफाइन करनी है क्योंकि एक रिव्यू है किसी प्रोडक्ट का। मैंने यहाँ पे रिव्यू सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे टैग डालने होते हैं, जैसे कि मेरा ये एलिमेंटर का वो रिव्यू था तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर रिव्यू डाल सकता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ एलिमेंटर प्रो रिव्यू, एलिमेंटर प्रो 2021 ट्यूटोरियल। इस तरह से मैं जो भी टैग डालना चाहूँ एक दो टैग डाल सकता हूँ, ज़्यादा टैग नहीं डालने होते हमारे को। यहाँ पे टैग डालना है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमारे को ये सेट फीचर इमेज में जाना है। आपको आपकी इमेज अपलोड करनी होती है जो फीचर इमेज होती है हमारी। तो मैं फीचर इमेज को फटाफट से यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। और फीचर इमेज जब भी आप कॉल कराते हो या फिर कोई भी इमेज आप कॉल कराते हो तो उस इमेज का ऑल टैग आपको जरूर डालना होता है। ये ऑन पेज एसईओ में काउंट होता है। ये अच्छी चीज़ होती है अगर आप यहाँ पे डालते हैं। गूगल को इमेज के बारे में नहीं पता कि इमेज के अंदर क्या है, आपको अपने ऑल टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी इमेज जो है एग्जैक्टली वो है किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना यही वाला टाइटल जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप ये बीच में जो डैश होते हैं ये डैश नहीं आने चाहिए, मैं डैश डाल रहा हूँ क्योंकि मैं फटाफट करके दिखाना चाहता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको फीचर इमेज डालनी होती है, यहाँ पे टैग डालना होता है, कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। पोस्ट को लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपका जो टाइटल है वो अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, इसको पढ़ के यूज़र क्लिक करने पे इंटरेस्ट मजबूर हो जाए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्लग होता है ये बड़ा नहीं होना चाहिए, स्लग आपका छोटा जितना हो उतना अच्छा है। तो ये मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलिमेंटर रिव्यू मेरा एक मेन कीवर्ड है, मैं उसके ऊपर इसको रैंक कराने की सोच रहा हूँ तो मेरे स्लग में वही आना चाहिए। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपना स्टार्टिंग में कुछ S2 टैग यूज़ करूँगा क्योंकि H1 टैग हमारा ये होता है। H1, S2 और S3 टैग हमारे को जरूर यूज़ करने चाहिए अपने आर्टिकल के अंदर। हमारे आर्टिकल में हेडिंग सब हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि हमारे आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है अगर वो अच्छा है, वो सही से बना हुआ है तो ही गूगल उसको प्रेफर करता है, सर्च इंजन उसको प्रेफर करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ, इमेजेस, अगर वीडियो है तो वीडियो, ये सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल रीडर को समझ आए। अगर आप भी कुछ पढ़ते हो, आपको अगर वो जस्ट प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं मिलता, एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं पढ़ने को मिलता तो आपको भी समझ नहीं आता। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से मैगजीन में सब कुछ लिखा होगा, आर्टिकल सब कुछ हर जगह लिखा होगा तो आप भी पढ़ना चाहोगे। तो सर्च इंजन भी चाहता है कि उसका जो यूज़र है वो उस चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके। तो आपको अपने आर्टिकल में जो भी आप पॉइंट्स लिखते हो, आपकी हेडिंग्स हैं, उसकी सब हेडिंग्स हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं, पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, इन्फोग्राफिक है, कुछ वीडियो है, उसको इस हिसाब से प्रेजेंट करना है कि यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो यहाँ पे करने के बाद आपको इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जरूर यूज़ करना होता है। जैसे मेरे आर्टिकल के अंदर क्या क्या है, एलिमेंटर रिव्यू का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, एलिमेंटर फ्री वर्सेस एलिमेंटर प्रो के बारे में बता रहा हूँ, हु शुड यूज़ एलिमेंटर ये बता रहा हूँ, की फीचर्स ऑफ एलिमेंटर, एलिमेंटर प्राइसिंग एंड प्लान, एलिमेंटर प्रोस एंड कॉन्स, और फाइनल कंक्लूजन एंड एलिमेंटर FAQ, जो कि बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक। अगर कोई रिव्यू इसका पढ़ना चाहता है तो ये सारे टॉपिक मेरे अगर कवर नहीं है तो वो एक प्रॉपर रिव्यू नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूं, जो जो चीज़ें होती हैं यूज़र को पता होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में होना चाहिए। तो ये करने के बाद आपको अपने आर्टिकल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रखना होता है कि उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, अगर इमेजेस हैं तो वो इमेजेस किस तरह से, इमेजेस को आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सको। इमेजेस के ऑल टैग के ऊपर आपको ध्यान रखना होता है, उसके बारे में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी। जो जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करें उसकी इमेजेस या फिर इन्फोग्राफिक के साथ एक्सप्लेन करो तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है यूज़र को। और प्लस में साथ साथ आपको अपने जो अदर आर्टिकल्स हैं उनके लिंक्स भी शेयर करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप रिव्यू की बात यहाँ पे कर रहे हो और आप एकदम ही एडसेंस की बात करने लग जाओ, या फिर आप रिव्यू की बात कर रहे हो तो या फिर एकदम ही आप कुछ मेक मनी ऑनलाइन की बात करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिव्यू कर रहे हो तो जैसे अगर एलिमेंटर है तो एलिमेंटर के ऊपर आपने अगर कुछ और पोस्ट लिखी है तो उसको शेयर करो। एलिमेंटर है, जैसे वर्डप्रेस का प्लगइन है तो प्लगइन है ये, तो प्लगइन का अगर आपने कुछ लिखा हुआ है या फिर वर्डप्रेस के बारे में अगर आपने कुछ लिखा है तो वर्डप्रेस का आर्टिकल यहाँ से अटैच करो। मतलब कि एक यूज़र कुछ पढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल से ही आपको लिंक करना होता है।
और आपको आउटबोर्ड लिंक पे भी काम करना होता है, जो आपके एक्सटर्नल लिंक होते हैं उस पर भी काम करना होता है। जैसे कि किसी को वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता, तो आप उस वर्डप्रेस के टैग के ऊपर विकिपीडिया या फिर वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। इससे एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है आपकी वेबसाइट के लिए। गूगल समझता है कि यूज़र ने जो आर्टिकल में इंफॉर्मेशन दी है वो एक्सप्लेन करने के लिए और भी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, ओरिजिनल वेबसाइट्स को यहाँ पर रेफर कर रहा है, जो अथॉरिटी वेबसाइट है जहाँ पे यूज़र को और डिटेल में पढ़ने को मिल सकता है उसको भी यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है। तो इसका मतलब आर्टिकल में दम है, आर्टिकल प्रॉपर तरीके से एक यूज़र के लिए ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने जो कॉल टू एक्शंस होते हैं उनको अच्छे से कॉल कराना होता है। अगर मैं इस लिंक को मैं अपने ओपन करता हूँ, अपने इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कॉल टू एक्शंस कैसे कॉल कराए हुए हैं। जैसे ये ट्राई एलिमेंटर गेट स्टार्टेड, ये मेरा एक कॉल टू एक्शन है मेरे ब्लॉग पोस्ट में जो दिखाई देगा। गो टू एलिमेंटर वेबसाइट, मतलब इस तरीके से आप थोड़ा रुक रुक के अपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने एफिलिएट लिंक को यूज़ किया हुआ है, इस तरीके से मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको आर्टिकल लिखते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि वो अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। आपके जो मेन कीवर्ड है वो H1 टैग में, H2 टैग में ज़रूर आने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में ज़रूर विजिबल हो। कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो कहीं ऐसे ऑफिशियल मेंशन नहीं है, मगर आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपका 2000 वर्ड का अगर पैराग्राफ है, 2000 वर्ड का आपने अगर आर्टिकल लिखा है, तो कम से कम अपने कीवर्ड को आप, जो मेन कीवर्ड है उसको कम से कम 4 से 5 बारी आप जरूर कॉल कराने की कोशिश करें, मगर ऑर्गेनिक तरीके में। ये नहीं कि कहीं भी आप जबरदस्ती चेप दो, एक मीनिंग बनना चाहिए उसका। ऐसे नहीं कि कहीं भी आपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड को डाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद आपका ऑन पेज SEO जब हो जाता है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी आपके कंटेंट का क्वालिटी। अगर आपका कंटेंट यूनिक है, एकदम डिफरेंट लिखा हुआ है आपने, जो कि यूज़र को चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपका जो यूज़र है वो ज़रूर रुकेगा, उसको पूरा पढ़ेगा, उसमें कमेंट भी करेगा। ये सब चीज़ें गूगल जो होता है, सर्च इंजन जो होता है, वो मॉनिटर करते हैं। वो ये सब चीज़ देखते हैं कि यूज़र जो आया आपके आर्टिकल में वो क्या क्या एक्शन करके गया, आया सीधा चला गया या फिर आया उसने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वो किसी और पेज पे गया आपकी साइट पे या नहीं गया, या फिर सीधा उसने क्रॉस करके एग्जिट कर दिया। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होता है। और आपको टेबल ऑफ कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर जरूर यूज़ करना चाहिए, ताकि यूज़र को स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि जो आर्टिकल पढ़ने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या फिर नहीं है। इसका बेनिफिट आपको सर्च इंजन रिजल्ट में भी मिलता है अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करते हो तो। और एक चीज़ और है, अगर आप कंटेंट खुद लिखते हो तो आपका अपना ऑथर का एक पेज होना चाहिए। आपका एक्चुअली क्या है कि गूगल की कुछ एल्गोरिथम चेंज हुए थे, उसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है या फिर लिखवाता है कंटेंट राइटर से, फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ का रिलेटेड टॉपिक पे काम करता है और वो डॉक्टर नहीं है मगर वो हेल्थ के एडवाइस दे रहा है, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल लिखता है, तो वहाँ पे गूगल चाहता है कि यूज़र जो पढ़ रहा है उसके साथ कुछ गलत या फिर गलत इन्फॉर्मेशन पास ना हो। तो वो चाहता है कि जिसने भी आर्टिकल लिखा है वो ऑथर का वहाँ मेंशन हो और उस ऑथर के वहाँ पे सोशल लिंक या फिर किसी भी लिंक से वो लिंक होना चाहिए, ताकि अगर कोई जो ऑथर लिख रहा है उसके बारे में भी जानना चाहे जान सके, ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़े कि अगर कोई हेल्थ की यहाँ पे एडवाइस दे रहा है तो उसको किस चीज़ की नॉलेज है, वो क्या करता है, उसको पता भी है उस चीज़ के बारे में, या फिर वो नॉर्मली ये कंटेंट लिखने वाला पर्सन है और उसने कुछ भी लिख के दे दिया। तो ऐसे किसी के साथ गलत मैसेज ना पहुँचे, इसलिए इस चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिससे भी आर्टिकल लिखवाते हो वो उस फील्ड का हो, उसको उसके बारे में नॉलेज हो, उसको उसके बारे में पता हो, तभी एक राइट आर्टिकल लिखा जाएगा और जो यूज़र पढ़ने आ रहा है उसको राइट मैसेज मिलेगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेरा ये आर्टिकल था, मैंने आपको दिखाया, अब मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया और स्क्रॉल डाउन किया और स्क्रॉल दिया, ये एक पॉपअप आ गया। इसमें क्या हो गया, यूज़र ने पढ़ा, उसको समझ आया, तो यहाँ पे उसको मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके अपनी एफिलिएट सेल को बढ़ा सकता हूँ। अगर वो ये ना भी करता, जैसे कि मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया पूरा, तो यहाँ पे नीचे आ गया ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर प्रो टिप्स। ये मैंने एक तरह से यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ जुड़ें, ताकि मैं इन फ्यूचर कुछ भी करूँ तो लोगों तक ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा चीज़ों तक लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी तो ज़्यादा उसकी ऑडियंस मेरी बनेगी, ज़्यादा विजिट्स आएंगे, ज़्यादा विजिटर मेरे पास आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो ये सब चीज़ें कुछ होती है, जैसे कि कुछ पॉपअप्स हो गए, एग्जिट इंटेंट पॉपअप हो गए, कि मैं भाई आया था बस मैं एग्जिट ही करने जा रहा हूँ, उसी टाइम ही पॉपअप आ गया। जैसे कि मैं इस पेज पे आया, मैंने ये रिफ्रेश किया, अब मैं जाने वाला हूँ, ये पॉपअप आ गया कि भाई मैं जाने वाला था, एकदम ही मैसेज आ गया, मैं इस पर पढ़ूंगा, अगर मुझे कोई ढंग का लगे तो मैं बाय नाउ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, इस तरह से। तो कुछ इस तरह के कॉल टू एक्शंस या फिर कह सकते हो कि पॉपअप्स जो कि आपकी लीड जनरेट करती हैं, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट में। और ये सारे प्रो फीचर हैं एलिमेंटर के, अगर आप ये सब चाहते हो
तो आपको एलिमेंटर का प्रो फीचर लेना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस पॉपअप के ऊपर, आप ये वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो कि प्रो वर्जन के फीचर्स हैं वो मैंने इसमें बताए हुए हैं। आप ये वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। ये तो हो गया आपने कंटेंट लिखा। अब इसको एक बार पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे योस्ट एसईओ का प्लगइन भी यूज़ किया था। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, जहाँ पे आपका कंटेंट खत्म हो रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको योस्ट एसईओ की सेटिंग्स भी यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई फोकस कीवर्ड वगैरह डाला ही नहीं, तो उसने कुछ मुझे नहीं बताया। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एसईओ ओके। यहाँ पे मुझे ये एसईओ के हिसाब से ये ओके दिखा रहा है योस्ट एसईओ, मगर इसमें इंप्रूवमेंट के लिए वो मुझे कह रहा है, तो मुझे वो इंप्रूवमेंट नीचे पता चल जाती है। ये होता है कि अगर मैं एक एसईओ फ्रेंडली प्लगइन डाल लेता हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि भाई मुझे क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर करनी चाहिए। और तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई एसईओ का एनालिसिस वगैरह दिखा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे मेरे एसईओ का स्कोर बढ़ सकता है और चांसेस हो सकते हैं सर्च इंजन में रैंक करने की। यहाँ पे मैंने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन भी नहीं डाला, अगर मैं वो डालूँ तो क्या पता उससे थोड़ा और इंप्रूव हो जाए। स्लग मेरा ठीक है, टाइटल में मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। खाली मैं अगर टाइटल भी रख दूँ तो टाइटल उठा लेगा, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरा एसईओ स्कोर और अच्छा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपको, जो कुछ प्लगइन होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपके एसईओ का स्कोर क्या है जो आप आर्टिकल लिख रहे हो। तो ये लिख दिया। एक बार इस पोस्ट को भी देख लेते हैं, पोस्ट देखने में कैसा लग रहा है या फिर हमारी वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है। ये हमारा पेज था, तो रिफ्रेश करता हूँ एक बारी। ये हमने चेंज किया था, यहाँ पे लोगो अगर डालते तो लोगो आ जाता। ये हमारे मेन्यू हैं। रिव्यू के अंदर मैंने डाला था, अभी ये फ्रंट पे एक ही पोस्ट है इसलिए ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से हमारे को दिखाई दे रहा है। हमारा आर्टिकल पूरा आर्टिकल हमारे को इस तरीके से दिखाई देगा। लास्ट में उसके कमेंट का सेक्शन आएगा, इस तरीके से आपको आपका पूरा आर्टिकल दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपने जो भी नीच पे आप काम करना चाहते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो। अभी मैं होम पेज पे हूँ, अगर मैं रिव्यू पे टैब पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे रिव्यू वाला वो सेक्शन दिख जाएगा। इस पर कोई क्लिक करेगा तो रिव्यू वाला आर्टिकल मेरा आ जाएगा। इस तरीके से आपने कैटेगरी से अपने आर्टिकल को लिंक करा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पोस्ट कैसे लिखा जा सकता है, या फिर अपने आर्टिकल का पोस्ट कैसे लिखना चाहिए हमारे को। अब उसके बाद बात आती है एक अट्रैक्टिव होम पेज की। ये तो है हमारा पोस्ट, मगर अगर जैसे मेरी वेबसाइट पे है, मैं अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे पोस्ट नहीं दिखते ना। यहाँ पे मैं ऐसा नेविगेशन बना रखा है मैंने, बीच में मैंने एक कॉल टू एक्शन का सेक्शन बना रखा है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, फ्री में सिखाऊंगा मैं आपको, आप बस अपना नाम ईमेल आईडी दो और सब्सक्राइब कर लो। आपके पास मेरी न्यूज़लेटर पहुँचते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो पहुँचती रहेगी लाइफ टाइम। तो क्या है, लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है ये और मेरे लिए भी फ़ायदे की चीज़ है, दोनों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे मैंने ये सेक्शन रखा। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरे रीसेंट पोस्ट हैं या फिर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो पोस्ट मैं चाहता हूँ भाई दिखाना चाहता हूँ, मेरे पुराने हो चुके हैं मगर फिर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सेट ऐसे कर रखा है इसको यहाँ पे। उसके बाद मेरी एक वीडियो है हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे मैं क्लिक करके अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहे जाके वीडियो को देख सकता है। उसके बाद मैंने कुछ पॉपुलर डील डाल रखी है। ये मेरी होस्टिंग की कुछ डील हैं जो मैंने डाल रखी हैं। अगर कोई आता है तो यहाँ पे क्लिक करता है तो मेरे एफिलिएट लिंक से इस साइट्स पे पहुँचता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सैमरश का फ्री ट्रायल का ऑप्शन डाल रखा है। किसी को फ्री ट्रायल लेना हो तो यहाँ पे क्लिक करके सैमरश का जो कि पावरफुल एसईओ टूल है उसका फ्री 7 डेज़ का वो ट्रायल भी ले सकता है। और यहाँ पे मैंने नीचे सेक्शन रखा हुआ अपने बारे में, अपने सोशल नेटवर्क्स और हाउ वी हेल्प यू, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, वर्डप्रेस कंप्लीट गाइड, बेस्ट वे टू इंक्रीज ब्लॉग ट्रैफिक, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाई पीआर टू फॉलो बैकलिंक लिस्ट। ये कोई रिव्यू है यहाँ पे A2 होस्टिंग का, ब्लू होस्ट का, ग्रीन ग्रीक का, सैमरश का, एलिमेंटर पेज बिल्डर का। और नीचे एफिलिएट डिस्क्लोजर और मेरे कुछ जो इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ मैंने डाल रखा है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं है। बेसिक सा होना चाहिए आपका डिज़ाइन जो कि यूज़र को भी समझ आए और अच्छा लगे। तो इस तरह से एक अगर होम पेज बनाना हो आपको तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको सिंपल अपने पेजेस में आना होता है। पेजेस में आने के बाद होम पे आपको एडिट पे करना है क्लिक, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे करना होता है आपको क्लिक। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं सारे सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, मगर ये प्रो नहीं है। आप इसकी खाली बेसिक चीज़ों को ही यूज़ कर पाओगे। जितने प्रो हैं वो देख रहे हैं लॉक है। इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो बाय करना पड़ेगा, मगर बिना प्रो के बाय किए भी आप स्टार्टिंग में काम कर सकते हो। इतना कर सकते हो कि भाई काम चल जाएगा आपका। मगर हाँ, आप चाहते हो बहुत एडवांस लेवल का कुछ बन जाए, कुछ और चीज़ें एडवांस हो जाएं, कुछ अच्छा लगे। इनफैक्ट मेरा पेज जो मैंने बनाया है, आप इसको बेसिक से बनाना चाहो तो बहुत आराम से बना सकते हो। इसके लिए आपको प्रो की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं प्रो वर्जन यूज़ करता हूँ। तो
बेसिक से बनाना चाहो तो यहाँ से आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब यहाँ पे आपको जिस तरह से डिज़ाइन रखना हो, जैसे नेविगेशन करनी हो, कुछ इस तरह का सेक्शन बनाना हो, कुछ ब्लॉग पोस्ट को कॉल कराना हो, सिंपल यहाँ पे चीज़ें होती हैं। जैसे मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूँ, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म लगा रखा है अपने, यहाँ पे एक जगह टाइटल है, एक जगह फॉर्म है, तो मैंने टाइटल एक जगह बना के एक जगह फॉर्म को सीधा कॉल करा सकता हूँ। तो ये सब कैसे होता है, कैसे बना सकते हो, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, एलिमेंटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं पूरा आपको डिज़ाइन करके नहीं दिखा सकता, आप यहाँ पे जाके कुछ मेरी वीडियोस देखिए। मैं कह रहा हूँ ना, टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, तो टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, सीखो। जब तक आप चीज़ों के अंदर नहीं घुसोगे ढंग से, उसमें प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा तो उस प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे बुरी तरह। इसलिए प्रॉब्लम आए उसको फेस करो और उसके सॉल्यूशन निकालो, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने होम पेज को डिज़ाइन करना चाहो तो डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद जब आपका होम पेज डिज़ाइन हो जाए, उसको अपडेट करके सेव वगैरह करके एग्जिट टू डैशबोर्ड पे आने के बाद, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सेटिंग में, ये हमारा होता है रीडिंग का सेक्शन। अभी क्या है, यहाँ पे हमारा लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है। जब मैं ए स्टैटिक कर दूँगा, यहाँ पे करना है मुझे होम पेज, और यहाँ पे मुझे करना है ब्लॉग को सेलेक्ट। तो एक काम करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू, और यहाँ पे करते हैं ब्लॉग बस, और इसको पब्लिश, और यहाँ पे करना है इसको अपडेट। अभी क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को फटाफट से। यहाँ पे इसको स्टैटिक पेज, होम पेज में होम, ब्लॉग में ब्लॉग, और इसको आपको सिंपल करना है सेव। अभी क्या है, हमारी वेबसाइट खुलती है तो कैसे खुलती है, यहाँ पे कोई खोलता है तो ऐसे खुलती है। अभी मैं रिफ्रेश जैसे करूँगा, ये हो गया होम पेज। जो हमारा होम पेज का डिज़ाइन होगा वो यहाँ पे आएगा। हमने होम पेज का डिज़ाइन अभी तैयार नहीं किया, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। जब भी हमारी वेबसाइट कोई खोलेगा वो ऐसे दिखेगा। और ऐसे कोई ब्लॉग वगैरह देखना चाहे तो भाई ब्लॉग के लिए वो सिंपल हम एक ब्लॉग का लिंक लगा सकते हैं मेन्यू के ऊपर, और यहाँ पे मेन्यू के ऊपर ब्लॉग का लिंक लगा सकते हैं, या फुटर में लिंक लगा सकते हैं ब्लॉग का। ये हमारा ब्लॉग का स्ट्रक्चर होगा। जब कोई ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो इस तरह से हमारे जितने ब्लॉग होंगे सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। जो रिसेंट ब्लॉग होंगे वो यहाँ पे 4, 5, 6 जो भी आप दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो। इस तरीके से आप होम पेज बना सकते हो और अपनी वेबसाइट की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो क्या रहती है, हमें अपनी वेबसाइट को, हमारी जो वेबसाइट है उसको कोई नहीं जानता, बिल्कुल नहीं है, तो लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे। हमें सबसे पहले गूगल को बताना है, सर्च इंजन को बताना है, भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप आओ क्रॉल करो, इंडेक्स करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारी अपनी वेबसाइट के अंदर हमारे को साइड मैप XML के फाइल को जनरेट करना होता है, सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है, गूगल एनालिटिक्स से हमें अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है, ताकि हमारी वेबसाइट में जो विजिटर आ रहे हैं उनकी एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें। तो वो सब कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल सर्च कंसोल, और उसके बाद आपको यहाँ पे पहले लिंक पे ही करना है क्लिक। यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट में मैं चेक करना चाहूँ तो हमने योस्ट SEO प्लगइन डाल दिया, तो मेरे ख्याल से साइड मैप अपने आप ही जनरेट हो गया होगा। साइड मैप .xml, तो ये हमारा साइड मैप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। हमें खाली इस URL को वहाँ पे जाके सबमिट करना होता है, साइड मैप _index.xml, इसको कॉपी करना है आपको। अभी आपको स्टार्ट नाउ पे करना है क्लिक। मेरे इसके अंदर ऑलरेडी वेबसाइट्स ऐड हैं, तो इसको हमें एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है ऐड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमें वेरीफाई कराना होता है डोमेन को कि ये डोमेन भाई हमारा ही डोमेन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, URL प्रेफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप DNS वेरिफिकेशन का यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे अपना डोमेन डाल देते हैं, तो हमारा डोमेन है webtechnicaltips.online। इसको कंटिन्यू करते हैं। एक मेथड तो ये होता है कि हम अपने DNS में, हम जो ये टेक्स्ट फाइल हमें रिकॉर्ड मिल रहा है वो हम अपने DNS में जाके कॉन्फ़िगर कर लें। अगर आपको ये थोड़ा टेक्निकल में दिक्कत लग रही है तो आप इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो भी यूज़ कर सकते हो। URL प्रेफिक्स वाली प्रॉपर्टी को इंस्टेड आप यूज़ कर सकते हो। इस पर आप सिंपल क्लिक करो और यहाँ पे अपने डोमेन को डालो, जो भी आपका डोमेन नेम है, सिंपल आपका डोमेन नेम जो है वो डाल दो यहाँ पे, इसके साथ डालना है। अगर हमारा HTTPS पे वेबसाइट है तो आपको S के साथ ही करना है, तो मेक श्योर आप S के साथ ही करना। मैंने अपना SSL अभी एक्टिवेट नहीं किया था, आप अपना SSL एक्टिवेट कर लेना। URL जब आपका सेट हो जाए HTTPS के ऊपर, उसके बाद HTTPS के साथ ही URL प्रीफिक्स को आपको यूज़ करना है। सिंपल आपको कंटिन्यू के बटन पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आपको सिंपल एक फ़ाइल मिल जाती है, उस फाइल को आपको डाउनलोड करना होता है। इस फाइल को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मेरी डायरेक्टरी के ऊपर जाके इसको पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड मुझे नहीं मैनेज करना। तो यहाँ पे मुझे सिंपल अपने HPanel के ऊपर जाना है।
यहाँ पे मुझे मेरा फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मुझे करना है सिंपल क्लिक। यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी का रूट आ जाएगा, उस पर मुझे करना है क्लिक, जैसे कि ये है मेरा। एंड यहाँ पे जाके मुझे सिंपल उसको पेस्ट कर देना है। तो मुझे यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे करना है क्लिक, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, ये वाली फाइल है, ओपन, अपलोड, मेरी फाइल अपलोड हो गई है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, तो मुझे वेरीफाई पे करना है क्लिक, ओनरशिप वेरीफाइड सक्सेसफुली, डन। अब मेरा ये हो चुका है। मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और अपने इस फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक काम करना है, साइड मैप पे जाना है। मुझे यहाँ पे अपनी साइड मैप वाली फाइल को एंटर करना है। यहाँ पे सिंपल मुझे पेस्ट कर देना है, साइड मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट XML। यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है मुझे, सिंपल साइड मैप सबमिट सक्सेसफुली, गॉट इट। यहाँ पे मेरी फाइल जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये तो था मेरा सर्च कंसोल का काम। सो इसी तरीके से आपको गूगल एनालिटिक का भी सेटअप करना होता है। उसके लिए सिंपल आपको गूगल पे जाना है, गूगल एनालिटिक सर्च करना है। गूगल एनालिटिक आप सर्च करोगे, पहले ही लिंक आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में। वैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बताया है। जैसे कि मेरी ये वाली वीडियो है जो कि वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस की वीडियो है। इसके अंदर मैंने सारे स्टेप कवर करे हुए हैं, तो मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बताया। तो यहाँ पे आपको एडमिन में आना होता है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है। यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना होता है, जिसके अंदर अपनी वेबसाइट को आपको ऐड करना होता है। फिर आप अपनी वेबसाइट को जब ऐड कर देते हो, उसके बाद आपकी वेबसाइट एनालिटिक के साथ कनेक्ट हो जाती है। आपको ये एनालिटिक कोड अपनी वेबसाइट के अंदर डालना होता है। उसके लिए या तो आप चाहो एक प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे कुछ तरीके बताए हुए हैं जिसके हेल्प से आप गूगल एनालिटिक को ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। या फिर भी आपको दिक्कत हो तो गूगल है सबसे बड़ी चीज़। यहाँ पे आकर सीधा आपको सर्च करना है हाउ टू ऐड गूगल एनालिटिक टू वर्डप्रेस। आप ये करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, कोई सा भी एक आर्टिकल पढ़ लेना। बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, आपको वो फॉलो करना है। गूगल एनालिटिक को आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। अब बात आती है, गूगल एनालिटिक भी ऐड हो गया, जो कि हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करेगा। जो भी ट्रैफिक आएगा, यूज़र एंगेजमेंट होगा, यूज़र कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब बताएगा हमारे को। और गूगल का जो अपना सर्च कंसोल है, जहाँ पे हमारे को हमारी वेबसाइट के बारे में पता चलेगा, ट्रैफिक कौन से कीवर्ड से आ रहा है, कौन कौन से पेजेस पे आ रहा है, कौन से पेजेस हमारी दिक्कत कर रहे हैं, कौन से हमारे पेज ठीक हैं, वो सब कुछ हमारे को सर्च कंसोल से पता चलता है। इतना करने के बाद अब आपको मेन काम करना है, थोड़ा सा अपने जो आर्टिकल्स हैं, गूगल को भी आपने बता दिया, सब कुछ कर भी दिया, अब लोगों तक पहुँचना चाहिए। आपकी हेल्प गूगल तो करेगा जब आपका सर्च इंजन में वो रिजल्ट आएगा तब, मगर उससे पहले आपको भी अपने आर्टिकल को थोड़ा स्प्रेड करना होता है। वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको सोशल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप फेसबुक पेज अपना बना सकते हो, जहाँ पे आप अपने रेगुलर पोस्ट जो भी होगे वहाँ पे अपलोड करोगे, अपडेट करोगे, अपने पोस्ट को वहाँ पे डालोगे, आर्टिकल्स को वहाँ पे सबमिट करोगे। उसके साथ साथ अपना खुद का ग्रुप बना सकते हो, या फिर जिस भी नीच कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको आप ज्वाइन करो। मगर वहाँ पे स्पैम नहीं करना आपको खाली दिन में एक ही बार या फिर 2 बार अपने पोस्ट करने हैं, वो भी तब जब आप देखें कि हाँ फिर उस ग्रुप में लोग और भी लोग शेयर करते हैं, और यूज़फुल कंटेंट ही शेयर करना है। ये नहीं कि मैंने आर्टिकल डाला फटाफट जाके वहाँ पे पोस्टिंग शुरू कर दी। आपको एक जेन्युइन वे में काम करना होगा सोशल नेटवर्क पे, तब आप बहुत अच्छा ट्रैफिक वहाँ से गेन कर सकते हो। फेसबुक के साथ साथ आप ट्विटर को यूज़ कर सकते हो। ट्विटर और पिंटरेस्ट जो कि बहुत बड़ा ट्रैफिक का सोर्स बन चुका है आज के टाइम पे, अपने क्रिएटिव बना के आप वहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक उठा सकते हो। मुझे भी मेरी वेबसाइट के ऊपर पिंटरेस्ट से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मेरा पिंटरेस्ट से खाली मंथली ट्रैफिक 2-3 हज़ार मंथली ट्रैफिक मेरा खाली पिंटरेस्ट से मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। पिंटरेस्ट के साथ साथ आप यूट्यूब, अगर आपका कुछ ऐसी नीचे जिसमें कि जैसे मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, मैं अगर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, एक तरह से मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मुझे किसी से कोई पैसे नहीं मिल रहे, मगर मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं हो सकता है कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, या फिर हो सकता है कुछ नॉलेजेबल वीडियो डालता हूँ। तो मुझे नॉलेज तो देनी है, लोगों की हेल्प तो करनी है। जब मैं हेल्प करूँगा तभी मैं अर्न कर पाऊँगा, बिना हेल्प किए मैं अर्न नहीं कर सकता। तो आपको अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें आप वीडियो बना सकते हो, तो आपको जरूर YouTube के लिए वीडियो बनानी चाहिए, आपको YouTube पे अपना चैनल खोलना चाहिए। उसके साथ साथ आप quora.com को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन के लोगों के आंसर दे सकते हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, लोगों से आंसर ले सकते हो, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ से बैकलिंक भी बना सकते हो और ट्रैफिक भी अच्छा खासा लेके आ सकते हो। अगर आप ढंग से काम करो तो स्पैमिंग वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि अगर कुछ प्लेटफॉर्म फेमस हैं, वहाँ पर रेगुलर में इतना ट्रैफिक है, तो उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज़ बना रखी हैं, कुछ स्टैंडर्ड बना रखे हैं। आपको अगर जेन्युइन वे में आप काम करोगे कहीं भी, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जहाँ पे आप थोड़ी चालाकी करने लग जाओगे, थोड़ी स्पैमिंग करने लग जाओगे, वहाँ पे तुरंत आप ब्लॉक हो जाओगे। इसी तरीके से आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे
और ब्लॉगर कम्युनिटी को भी यूज़ कर सकते हो, टम्बलर को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल फ्री हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक होता है। बस आप उसको सही तरीके से यूज़ करने वाले होने चाहिए, तब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब कुछ कर दिया आपने, ऑन पेज एसईओ भी कर दिया आपने, कंटेंट भी अच्छे से लिख दिया, वेबसाइट भी अच्छी ऑप्टिमाइज है, सब कुछ सर्वर वगैरह सब कुछ ओके है। अभी बात आ जाती है ऑफ पेज एसईओ की, जहाँ पे आपको कुछ बैकलिंक्स बनाने होते हैं। बैकलिंक्स का मतलब ये नहीं कि भाई शुरू हो गए नेट पे सर्च कर दिया और जो आपको मिली लिस्ट फटाफट सारी जगह डाल दिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आपको ऑफ पेज एसईओ बहुत सोच समझ के करना होता है। आपके जो कंटेंट है, जो भी आर्टिकल है, उससे रिलेवेंट वेबसाइट्स आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, उससे रिलेवेंट फॉरम को आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको गेस्ट पोस्ट करनी होंगी, वहाँ पे आपको दूसरों के लिए आर्टिकल सबमिट करने पड़ेंगे। गेस्ट पोस्ट करके आप बहुत अच्छे बैकलिंक बना सकते हो, ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बुक मार्किंग कर सकते हो, वीडियो साइट्स के ऊपर वीडियो पब्लिश कर सकते हो। पीडीएफ वेबसाइट्स होती हैं जिनके ट्रैफिक बहुत बड़े अच्छे ट्रैफिक होते हैं, बहुत अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे कुछ पीडीएफ बना सकते हो कंटेंट की यूज़फुल, उसको वहाँ पे अपने बैकलिंक्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में कुछ ऑफ पेज एसईओ का काम कर सकते हो, जिससे क्या होता है, आपका सर्वर ठीक है जो कि आपके ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है वो भी ठीक है, डोमेन आपने लिया वो भी सोच समझ के लिया है, टॉपिक आपके जो है वो भी अच्छे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, ट्रैफिक है, उसमें कंपटीशन बेशक हो, मगर आपको चीज़ें ऐसी यूज़ करनी जिसका फ्यूचर हो। ऐसा ना हो कि आज आपने कोई टॉपिक यूज़ किया 10 दिन बाद वो खत्म, आपको ऐसा काम नहीं करना। ऐसे टॉपिक यूज़ करो जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, उनके ऊपर ही आपको काम करना चाहिए, जिसकी सर्च आज भी हो रही है, 5 साल बाद भी होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही बैकलिंक बनाना है, जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो, डीएपीए जिनका अच्छा हो। बिना ट्रस्टेड वेबसाइट से बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बल्कि सर्च इंजन की नज़रों में गिर सकते हो। अगर आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छे लोगों के साथ ही बैठते हो ना, बुरे लोगों के साथ अगर आप बैठते हो तो लोग आपको गलत ही समझते हैं। तो सर्च इंजन भी सेम ऐसे ही काम करता है, वो भी देखता है कि आपकी जो बैकलिंक बन रहे हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट से बन रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अब बात आती है कि आपने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, कमाई कैसे होगी? कमाई ऐसे होगी, सब कुछ कर लिया, उसके कम से कम आपको 20 से 25 पोस्ट लिखने हैं, क्वालिटी कंटेंट, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, सारा कुछ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है गूगल एडसेंस, गूगल पे टाइप करना है, वहाँ पे आपको अपनी साइट को एंटर करना है और एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। गूगल आपके ब्लॉग को रिव्यू करता है, मैनुअल रिव्यू करता है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में उसको सब कुछ ठीक ठाक मिलता है, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट भी लिख रखी है, आप मेरे पोस्ट पे आके देख सकते हो। अगर एडसेंस पे आप क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल रखी है कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये वाली एक मेरी पोस्ट है जिसको आप ज़रूर पढ़ लेना एडसेंस में अप्लाई करने से पहले। ये पोस्ट आप पढ़ लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो इन चीज़ों का होना आपकी वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है। तो एक बार ये पोस्ट आप ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर गूगल ने आपकी एडसेंस को अप्रूव कर दिया, अगर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाता है, देन आपको वहाँ से कोड मिलते हैं, उन कोड को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एंटर करना होता है और आपकी वेबसाइट में ऐड आनी स्टार्ट, ट्रैफिक आएगा, एड्स वहाँ पे होंगी, कोई क्लिक करेगा तो पैसा मिलेगा, क्लिक नहीं करेगा तो इंप्रेशन पे भी गूगल एडसेंस पे पैसा मिल जाता है। और दूसरी तरीका अर्निंग का ये भी हो सकता है कि अगर एडसेंस का अप्रूवल ना मिले, एडसेंस का आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिला, अब आप क्या करो, आप एफिलिएट कर सकते हो जिस भी नीच पे आप काम कर रहे हो। जैसे कि मेरी नीच हो गई, मैं अपनी नीच पे अगर काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, प्लगइन्स के लिए एफिलिएट कर सकता हूँ, थीम के लिए वो कर सकता हूँ, कुछ अपने कोर्स बना के उसको सेल कर सकता हूँ, या फिर किसी और के कोर्स को सेल कर सकता हूँ, उसमें एफिलिएट से कमा सकता हूँ। तो एफिलिएट से कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आप एडसेंस से ज़्यादा एफिलिएट में कमा सकते हैं। आपने मेरी वेबसाइट में देखा, मेरे एक भी एडसेंस का आपको इसमें कोड नहीं मिला होगा, जबकि मेरी ये वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव है। पहले इसमें एडसेंस के कोड आते थे, मैंने ये हटा दिया क्योंकि मैं एफिलिएट करता हूँ। एडसेंस से जितना मैं हो सकता है कि पूरे साल में कमाऊंगा, एफिलिएट से मैं उतना 1 महीने में या 2 महीने में कमा सकता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लो एडसेंस और एफिलिएट में कितना फ़र्क है। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है, लोग कमाई के लिए परेशान रहते हैं। आपने काम किया, आपको मगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपकी साइट रेडी हुई, आपने कल ही एडसेंस के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, नहीं। जब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, तब तक एडसेंस को अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एडसेंस अप्लाई भी कर दिया, ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, तो अर्निंग तो वैसे भी नहीं हुई ना। आपकी खाली मन की तसल्ली है कि मेरे को एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। आपको लगे आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक रीच है, रोज का अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, तभी आपको एडसेंस या फिर एफिलिएट के लिए अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले आपको बिल्कुल भी अप्लाई
नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो थी जो मैंने आपको ढंग से पूरा बताना चाहा कि अगर आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, बी योर ओन बॉस, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। वीडियो खत्म होने वाली है, उससे पहले मैं इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन कर दूं, जो मैंने कुछ पॉइंट बना के रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। गूगल का एसईओ फैक्टर ये रहता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसकी लोडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको उसके लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल स्टार्टअप हो, बिगनर हो, तो बिगनर के लिए मैं होस्टिंगर को रिकमेंड करता हूँ कि होस्टिंगर जो है कम से कम रेट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देती है। वर्डप्रेस, लाइट स्पीड, गूगल क्लाउड और क्लाउडफ्लेयर, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे इस होस्टिंगर की होस्टिंग में मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन दोनों प्लान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको इस प्लान के साथ ही जाना चाहिए, वर्डप्रेस स्टार्टर के साथ ही जाना चाहिए, जिसके अंदर आपको 100 वेबसाइट तक का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कोई फ्री ईमेल्स मिलती हैं, एसएसएल मिलता है, डोमेन फ्री मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डेटाबेस मिलते हैं, जो कि अगर आप सिंगल प्लान में जाएंगे, अगर आपका बजट नहीं आप ले सकते हो, मगर इसमें आपको काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। डेटाबेस की रिस्ट्रिक्शन है, ईमेल की रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन आपको तभी फ्री मिलेगा अगर आप पूरे 4 साल के लिए लेते हो, तो बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस लिंक से होस्टिंग को बाय करते हो और उसके बाद मेरा कूपन कोड जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वेब टेक्निकल टिप्स को यूज़ करते हो, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है। ये वाली होस्टिंग आपको 3000 रुपये तक की पूरे साल की पड़ेगी, जिसमें आपको डोमेन फ्री मिलेगा, एसएसएल फ्री मिलेगा, सीडीएन फ्री मिलेगा और 100 वेबसाइट तक आप होस्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड ईमेल आईडी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड डेटाबेस के साथ आपको ये साइट मिलती है, ये प्लान मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाली होस्टिंग ले सकते हो। बिल्कुल स्टार्टअप हो, ज़्यादा बजट नहीं है, तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी इमेजेस को बिल्कुल लाइट वेट इमेजेस को यूज़ करना होता है। कम से कम जो आपकी इमेज का साइज़ है वो आपके लिए अच्छा रहता है अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो। साइट का स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, यूज़र आए उसको सब कुछ समझ आना चाहिए, ज़्यादा हॉच पॉच नहीं होना चाहिए कि डिज़ाइन के चक्कर में यूज़र कंफ्यूज हो जाए। नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा। क्वालिटी कंटेंट हमेशा आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, आर्टिकल यूनिक नहीं होगा, रैंक नहीं करा सकते, कोई फायदा नहीं है। तो कंटेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एसईओ में आपको ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों पे ध्यान देना चाहिए। मैंने इस वीडियो में सारा कवर किया है, आपको वो फॉलो करना है, ऑन पेज कैसे करना है और ऑफ पेज कैसे करना है। आपको अपने ऑडियंस की लिस्ट को बिल्ड करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एलिमेंटर प्रो यूज़ करता हूँ। किस लिए यूज़ करता हूँ? उसके पॉपअप्स के लिए यूज़ करता हूँ, कस्टमर को नोटिफाई करने के लिए करता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम के लिंक शेयर करता हूँ, मैं अपने ईमेल आईडी वहाँ पे कैप्चर करने वाले सेक्शन लगा रखे हैं कि मेरी एक ऑडियंस की लिस्ट बिल्ड हो, ताकि मैं फ्यूचर में कुछ भी करता हूँ, कुछ भी पोस्ट नहीं लिखता हूँ, कुछ भी नया ऑफर शेयर करता हूँ, कुछ भी नई लोगों के लिए कूपन्स लाता हूँ या कुछ भी लोगों के लिए नई डील्स लाता हूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर मेरे पास ऑडियंस होगी तो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज ही से आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी भी शुरू करनी होगी। स्टार्टअप से ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हो जाता है तभी लोग काम कर पाते हैं, धीरे धीरे ही चीज़ें बनती हैं। तो आपको आज से ही, जिस दिन से आप वेबसाइट बनाना शुरू करो, उस दिन से ही अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना शुरू करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस चीज़ में है कंसिस्टेंसी। अगर आप में रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, रूल्स बना रखे हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आपने अपने काम के ऊपर आपने डिसाइड कर रखा है कि ये मेरा टारगेट है, मेरे को एक दिन में 1 पोस्ट लिखना है, मेरे को 10 दिन में 10 पोस्ट लिखने हैं, या फिर मुझे महीने में 10 पोस्ट लिखने, 20 पोस्ट लिखने, तो वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, रूल्स नहीं है, टारगेट नहीं बना रखे, तो शायद मुश्किल हो जाएगी, आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ एक यूजफुल वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।